हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ऑफ कोड। और आज हम देखने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसे हम अचीव क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं इसे आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आप डेफिनेटली पूरे वीडियो तक बने रहिए। जो लोग फ्रेशर हैं और प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी डेवलपर्स हैं, तो ये दोनों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जानना कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है और इसे करते कैसे हैं। और कोई भी इंडस्ट्री में जब भी कोई रिक्वायरमेंट आती है एंड उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। ये जनरली आर्किटेक्ट्स के काम होते हैं, बट इवेंचुअली जब आप सॉफ्टवेयर फील्ड में ग्रो करोगे एज अ प्रोग्रामर या फिर एज अ फ्रेशर, जब आगे ग्रो करोगे, तो आपके पास दो रास्ते होंगे। या तो आप फंक्शनल टेक्निकल मैनेजर का रोल लोगे या फिर आप आर्किटेक्ट का रोल लोगे। ठीक है, दोनों ही रोल में ये सिस्टम डिजाइन का इंपॉर्टेंस काफी होल्ड करता है। आर्किटेक्ट्स लोगों के लिए ये कोर है, उनका ये बेस है। बट एज अ फंक्शनल मैनेजर और प्रोग्राम टेक्निकल मैनेजर, आपको इसकी जानकारी और समझ होना भी जरूरी होता है। कोडिंग करना आजकल हर कोई जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में जानता है, लेकिन हम वो क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या फिर ये आर्किटेक्चर जैसे माइक्रो सर्विस, सोआ, मोनोलिथ हो गया, क्यों हम चूज करते हैं, ये पीछे ना पर्पस होता है। ये पर्पस आज हम समझने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेटवर्किंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे। ठीक है, क्लाइंट सर्वर्स, प्रोटोकॉल्स एंड बैंडविड्थ कैसे एस्टिमेट की जाती है, कैपेसिटी कैसे एस्टिमेट की जाती है, हम सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा इंडेक्स, जहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है और इसकी नीड क्या है और इसे हम क्या अचीव कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हम यूज़ करके सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैं Amazon.com पूरा का पूरा आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा, स्टार्टिंग टू एंड, जो भी हमने सीखा है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब भी हमें एक बिल्डिंग बनानी हो, तो बिल्डिंग बनाने से पहले हमें एक प्लान बनाना होता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, ये काम होता है आर्किटेक्ट्स का। तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा, बिल्डिंग में यहाँ पर दो कमरे निकालते हैं, यहाँ पर किचन रहेगा, है ना, इतने एरिया में ऐसा कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो सारा का सारा ब्लूप्रिंट डिजाइन करते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा और कैसे बनेगा। प्रोसेस में डिसाइड करते हैं हम मेजरली चार फैक्टर। पहला, कि आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। अब Amazon.com है, आप मोबाइल में एक्सेस करते हो, ऐप यूज करते होंगे, या अगर ब्राउजर में जाके Amazon.com यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, वो बैकएंड में जाके आपको पेज लेके आएगा और फिर स्क्रीन पर रेंडर करेगा, राइट। अब ये जो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, मिडिल लेयर है, वो कैसा दिखना चाहिए, इसे आर्किटेक्चर कहते हैं। ये वन ऑफ द डिसीजन रहता है कि वो 3 लेयर आर्किटेक्चर यूज करें या फिर माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर यूज करें, तो फ्रंट एंड का कैसे डिजाइन करें, बैक एंड कैसे डिजाइन करें, ये सब आर्किटेक्चर इनको फाइनलाइज करना पड़ता है पूरा सिस्टम डिजाइन करने के लिए। फिर आते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में क्या होगा, जैसे Amazon.com में हमें क्या क्या लग सकता है। हमें लगेगा एक प्रोडक्ट की इन्वेंटरी, एंड फिर लगेगा हमें कि पेमेंट गेटवे का एक मॉड्यूल लगेगा, फिर एक यूजर को ऑथेंटिकेट करने का मॉड्यूल लगेगा। तो ये सारे मॉड्यूल्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। फिर होता है इंटरफेसेस। ओके, तो इंटरफेसेस मतलब जो बैकएंड में सर्विसेज डिजाइन की जाती है, एज अ एपीआईज मैक्सिममली डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो वो इंटरफेस में क्या और कैसे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स क्या होंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर चौथा है कि डेटा इन अ सिस्टम। तो जो हम डेटा है, जो भी बिजनेस का डेटा है, जैसे प्रोडक्ट का डेटा हो गया एंड यूजर की इंफॉर्मेशन हो गई, ये हम कैसे सेव करेंगे डेटाबेस में। क्या हम रिलेशनल डेटा में सेव करेंगे या फिर नॉन रिलेशनल डेटा एज अ डॉक्यूमेंट बेस्ड मॉडल या फिर टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर में। तो ये सारे डिसीजन हम लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए हमें समझना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स दो टाइप की रहती हैं, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और दूसरी होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है कि यूजर लॉग इन करेगा, ये प्रोडक्ट अपने कार्ट में ऐड करेगा, फिर प्रोसीड टू पेमेंट करेगा और ऑर्डर हो जाएगा। ये हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉन फंक्शनल में सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए, या फिर परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, यूजर को बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है, सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जिसको यूजर से इतना पता नहीं चलता, बट जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं उसके रेलेवेंट और सिक्योरिटी के रेलेवेंट ये काम करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अब हम क्या अचीव करना चाहते हैं। बेसिकली कोई भी अगर एप्लीकेशन बनता है, तो हम चाहते हैं कि उसको हम इजीली बढ़ा सकें। जैसे अगर मैं आज हजारों के लिए मेरा एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा है, तो मैं कल को चाहूंगा कि अगर लाख भी आ जाए, तो भी मैं अपने सिस्टम को वो सपोर्ट
प्रोवाइड कर सकूं विथ मिनिमल चेंजेस। तो स्केलेबल सिस्टम ज़रूरी होता है और इसी के लिए सिस्टम डिज़ाइन की जो नींव है, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम कैसे कोई सिस्टम को स्केलेबल बना सकते हैं। फिर होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड करती है। वो यूज़र को पता रहता है कि मतलब मेरे कहीं पर भी पेमेंट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी वन पेज टू अनदर पेज नेविगेट कर रहा हूँ तो सिस्टम ब्रेक नहीं होगा। फिर आता है मेंटेनेबिलिटी। तो कल को कुछ नया फीचर ऐड करना हो, जैसे अमेज़न.कॉम में कल मुझे डिस्काउंट फीचर ऐड करना हो, तो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चेंज ना करना पड़े, आसानी से मैं उसको मेंटेन और इंटीग्रेट कर सकूँ, इसलिए मेंटेनेबिलिटी भी हम अचीव कर सकते हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस। तो कोई भी वेब ऐप जब आप स्केल करते हो मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए, बिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए, तो आप चाहते हो कि आपका परफॉर्मेंस यूजर को डिले ना पहुंचाए। तो इसीलिए आपको जैसे जैसे एप्लीकेशन आप स्केल करते हो वैसे वैसे सिस्टम का परफॉर्मेंस भी आपको एफिशिएंटली इंप्रूव करना होता है। तो ये पॉसिबल है एक अच्छे सिस्टम डिजाइन से। आइए इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से समझते हैं, ठीक है। तो जो भी डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल या टैब हो गया, जब भी ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो इसको एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। ये आईपी एड्रेस होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1.2.3.4 हमारा लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस असाइन हो गया। वैसे ही सर्वर्स जो होते हैं वो भी कंप्यूटर्स ही होते हैं। तो अमेजोन का जो सर्वर है जो इंटरनेट पे होस्टेड है उसको भी एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, जिसे कहते हैं सर्वर आईपी एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, हमारे लैपटॉप से जब ब्राउजर में हम अमेजोन.कॉम खोलेंगे तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, सबसे पहले ये जाएगी एक डीएनएस सर्वर पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेजोन.कॉम को कैसे पता चलेगा कि मुझे 16.17.100.200 जो कि अमेजोन सर्वर का आईपी है उसको कनेक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं अमेजोन.कॉम और ये सर्वर आईपी एड्रेस की मैपिंग लिखी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रजिस्टर होनी चाहिए। ये होता है डीएनएस में, डीएनएस सर्वर्स पे। तो यहाँ पर होस्ट नेम और आईपी एड्रेस मैप रहते हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्री मेंटेन करते हैं, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा कि ये एक होस्ट नेम और आईपी एड्रेस की पेयरिंग मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे ही डीएनएस सर्वर को आईपी एड्रेस मिलता है, ये क्या करता है, आईपी एड्रेस रिटर्न कर देता है अपने क्लाइंट को। अब क्लाइंट क्या करेगा, इस आईपी एड्रेस में अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ये जैसे ही रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है, रेस्पॉन्स बना के वापस क्लाइंट को अमेजोन.कॉम का होम पेज रिटर्न कर देगा। तो अब क्या हमें समझ गया कि रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और वो रेस्पॉन्स सर्वर से क्लाइंट को भेज देते हैं, ठीक है। अब हमें इतना समझ आ गया। अब जो डीएनएस है इसके कुछ और काम होते हैं इंटरनली, वो कैसे आईपी एड्रेस अमेजोन का फेच करता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। चलिए डीएनएस सर्वर का थोड़ा इंटरनल वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है, राइट। तो आपने ब्राउजर में अमेजोन.कॉम टाइप कर लिया, राइट। तो अगर वो सबसे पहले क्या करेगा, ब्राउजर अपने लोकल कैश चेक करेगा कि भाई मेरे पास कोई आईपी एड्रेस मैप है क्या अमेजन.कॉम से। अगर मैपिंग नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर को क्वेरी करेगा। अब डीएनएस सर्वर क्या करता है, देखिए। अब डीएनएस सर्वर सबसे पहले करेगा रूट सर्वर को कॉल कि भाई मुझे टीएलडी सर्वर का एड्रेस दो .कॉम के लिए। जैसे ही टीएलडी सर्वर का एड्रेस मिलेगा डीएनएस सर्वर को, तब डीएनएस सर्वर टीएलडी सर्वर को कॉल करेगा, बोलेगा कि भाई मुझे ऑथोरिटेटिव सर्वर का एड्रेस दो अमेजन.कॉम का, ठीक है। जैसे ही ऑथोरिटेटिव सर्वर का एड्रेस डीएनएस सर्वर को मिलेगा, वैसे ही वो ऑथोरिटेटिव सर्वर को कॉल करेगा और तब जाके आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर तब जाके आईपी एड्रेस मिल जाता है डीएनएस सर्वर को। अब डीएनएस सर्वर उसे कैश करेगा और सेम आईपी एड्रेस वापस अपने क्लाइंट या फिर अपने लैपटॉप को, ब्राउजर है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो रिटर्न करेगा उसके बाद में वो उस आईपी एड्रेस को रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और अपना जो अमेजोन.कॉम का होम पेज है वो एज अ रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। तो ये ऐसे काम करता है। मैं जानता हूँ इसमें इंटरनल काफी सर्वर्स इन्वॉल्व है, बट आप इतना ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल डीएनएस का काम ये है कि जो भी आप ब्राउजर में टाइप करते हैं अमेजन.कॉम, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता है एक आईपी एड्रेस से। एंड वो आईपी एड्रेस फिर अपने क्लाइंट या ब्राउजर पे आता है, फिर वो ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है उसके सर्वर पे। अब वर्ल्ड वाइड जब यूजर बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो लोड भी सर्वर पे बढ़ जाएगा। अब सर्वर की कैपेसिटी थी 10,000 साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट हैंडल करने की, लेकिन अब साइमल्टेनियसली आ रही है 50,000 रिक्वेस्ट। तो सर्वर में स्लोनेस आ सकता है, हो सकता है सर्वर क्रैश भी हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्वर का परफॉर्मेंस और बेटर करना होगा। तो हमें इसको वर्टिकल स्केल करना होगा। अब वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि जो सर्वर है वो भी एक कंप्यूटर ही है, तो उसका हमें हार्डवेयर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। हार्डवेयर में सबसे पहले हम रैम बढ़ाएंगे,
फिर उसके बाद वो HDD और SDD ड्राइव्स है स्टोरेज की, वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, वो 50,000 रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली फिर स्मूथली प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रिक्वेस्ट 50,000 के ऊपर बढ़ गई, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख हो गई, तो तब क्या, तब ये सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। तो फिर आता है हमें हॉरिजॉन्टल स्केल करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, जो सर्वर होता है हमारा, उसका रेप्लिका बना देते हैं। तो इसको ये कहते हैं रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स जो है रेडी रहते हैं, जो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आती है उसको सर्व करने के लिए। अब जो सर्वर्स हैं, जो रिक्वेस्ट आती है, उसको कैसे पता कि मुझे कौन से सर्वर पे जाना है ना। तो इसके लिए हमें लगता है लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर का काम क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लोड बैलेंस क्या करता है कि लोड बैलेंस जितना भी ट्रैफिक आता है इनकमिंग, जो भी रिक्वेस्ट आती है कि हमें amazon.com पेज चाहिए, वो रीडायरेक्ट करता है वन ऑफ द सर्वर्स पे। लेकिन वो इंटरनली लोड बैलेंसर है, वो इंटरनली कुछ लॉजिक यूज करते हैं, कुछ अल्गोरिथम यूज करते हैं, जिससे वो सारे सर्वर पे इक्वली लोड भेज सकें। फॉर एग्जाम्पल जो कॉमन पॉपुलर अल्गोरिथम यूज करते हैं वो है राउंड रॉबिन फैशन, नहीं तो फिर हैशिंग यूज करते हैं, ताकि वो सर्वर पे रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर सके। तो इसीलिए लोड बैलेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, लोड मैनेज करने के लिए। अब जब हम सर्वर की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं तो सर्वर का जो डेटा है वो भी सारे सर्वर पे कॉपी होता है, क्योंकि ईच सर्वर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी टू सर्व द रिक्वेस्ट। तो सारे सर्वर पे हम डेटा रिडेंडेंसी रखते हैं। अब इससे हम अचीव क्या करते हैं, अब इमेजिन कीजिए कि जो हमारा पहला सर्वर है वो बंद हो गया, कोई भी रीजन से क्रैश हो गया, हम रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो जितनी भी रिक्वेस्ट वहां जानी थी वो अब रीडायरेक्ट हो जाएगी सर्वर नंबर 2 पे। अब इससे हमने क्या किया, हमने अचीव किया फॉल्ट टॉलरेंट। कैसे, जब भी एक सर्वर अगर हमारा डाउन भी हो जाए तो भी हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। लोड बैलेंसर इंश्योर कर रहा है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सेकेंड सर्वर पे रीडायरेक्ट हो रही है। तो इसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशन। तो अब तक हमने देखा कैसे हम हॉरिजॉन्टल स्केल करके जितना भी इनकमिंग लोड है रिक्वेस्ट का, वो मल्टीपल सर्वर पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं और सारा लोड मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैश। तो कैश होता क्या है, तो बेसिकली कैश एक टेक्निक है जहां पर हम डेटा को या सबसेट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेम्पररीली, ताकि हम उसे क्विकली एक्सेस कर सकें। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो हमारा जो मेन सर्वर है वो इंडिया में एशियन कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है। अब यूएस का कोई बंदा हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट ऑल द वे फ्रॉम यूएस ट्रैवल करेगी इंडिया में, फिर रेस्पॉन्स ट्रैवल करेगा फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये जो नेटवर्क कॉल है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये डिले ऐड करता है एप्लीकेशन में। तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऐसा डेटा है जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है, जैसे कि एक सेलिब्रिटी है जो मोस्ट फॉलोड है यूट्यूब में, अब वो बंदा कोई वीडियो अपलोड करता है, तो उस वीडियो को हम क्या कर सकते हैं, कुछ और सर्वर्स हम कॉन्टिनेंट में लेके वहां पर वो जो वीडियो है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। तो जो सर्वर्स रहते हैं उसे CDN सर्वर्स कहते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वर्स। तो इन सर्वर्स पे हम क्या करेंगे, वो वीडियो को रख देंगे। क्यों, अब क्या होगा, यूएस का कोई बंदा जब एक्सेस करे, उसको वो वीडियो देखना होगा, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सीधा इंडिया नहीं आएगी, अब वो सीधा यूएस के CDN सर्वर पे जाएगी और वो वीडियो को लेगी और वहां पर प्ले कर देगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या अचीव किया कि जो रिक्वेस्ट है उसको इंडिया तक ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो हमारा नेटवर्क कॉल है वो सेव हो गया, तो जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर हो गया कि यूजर को एकदम ही क्विकली वो वीडियो का एक्सेस मिल गया। अब ये है CDN, वन ऑफ द कैशिंग टेक्निक, जहां पर हम इमेजेस, मीडिया, फाइल, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को CDN में कॉपी कर सकते हैं। जितने भी स्टैटिक रिसोर्स है आप इजीली CDN सर्वर पे रख सकते हो, और एप्लीकेशन जो है उस रीजन का कोई भी यूजर उससे वहां से एक्सेस कर सकता है। अब कैशिंग की और भी टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। तो जब भी हम डेटा डालते हैं CDN सर्वर पे, तो डेटा कॉपी होता है SSD नहीं तो SSD ड्राइव में, जो CDN सर्वर पे है। अब जब भी हम SSD ड्राइव या HDD ड्राइव रीड करते हैं तो वो थोड़ा स्लो ऑपरेशन होता है व्हेन कंपेयर टू रैम। रैम थोड़ा एफिशिएंट है, लेकिन उससे ज़्यादा फास्ट है CPU के कैश जो है L3, L2 और L1 कैश। तो ये जितने भी कैश है मैं इसको कंपैरिजन चार्ट से आपको समझाता हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए। तो जो कैश टाइप है हमारे L1, L2, L3 रैम और HDD/SSD।
तो जो HDD और SSD है वो जैसे कि CDN सर्वर पे यूज होता है टू कैश द बल्क डेटा, जैसे कोई वीडियो हो गया या फिर बड़ी बड़ी जो डेटा की फाइल्स हो गई, इमेजेस हो गई, वो आप सीधा का सीधा HDD ड्राइव में डाल सकते हो, है ना। अब कुछ डेटा है जो आपको स्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो एकदम तेज एक्सेस करनी है, तो उसे आप रैम में भी रख सकते हो। रैम में एक्सेस करना बहुत फास्ट है कंपैरेटिवली टू HDD और SSD ड्राइव, तो रैम इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। L3, L2, L1 के यूज केसेस थोड़े अलग हैं। L1 और L2 जनरली इंस्ट्रक्शंस रखता है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। L1, L2, L3 और रैम ये सब इन कंजेशन साथ में काम करते हैं, कैसे बताता हूँ। तो कोई भी जब CPU को कुछ रीड करना होता है वो सबसे पहले L1 कैश में देखता है, अगर उसे नहीं मिलता तो L2 कैश में देखता है, ठीक है। अगर L2 कैश में भी नहीं मिलता फिर वो L3 कैश में देखता है, अगर सारे कैश में नहीं है तो वो मेन मेमोरी और रैम से डेटा रीड करता है। तो ऐसे ये सारे के सारे एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं। तो ये है कैश्ड। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है। जब भी हम ब्राउजर में amazon.com टाइप करते हैं तो वह HTTP नहीं तो HTTP से अपेंड हो जाता है। ये जो HTTP है इसी को ही नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं, जो एप्लीकेशन लेयर में रिलाई करता है। अब क्या होता है, जो भी आप ब्राउजर में डेटा सर्वर पे सेंड करते हो या फिर कोई भी जैसे लॉगिन पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सर्वर पे सेव करना चाहते हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है उसको नेटवर्क की बहुत सारी लेयर से जाना होता है। तो ब्रॉडली जो है वो 5 लेयर में क्लासिफाइड है, लेकिन OSI मॉडल के हिसाब से 7 लेयर है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये 5 पे ध्यान दीजिएगा। जो टॉप लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, जहां पर HTTP, HTTPS या फिर FTP, SMTP ये सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके नीचे है नेटवर्क लेयर, फिर है डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। जो अपने टॉप 3 हैं, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर, ये सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, ठीक है। इसका कोई फिजिकल डिवाइसेस से लेना देना नहीं है। लेकिन जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है ये हार्डवेयर डिवाइसेस है। ये यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है इथरनेट का, वाईफाई डिवाइसेस का, हार्डवेयर केबल्स का, है ना। यहाँ पर एक्चुअल में फिजिकल डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ OSI 7 लेयर स्पेसिफिकेशन मॉडल से। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो यहाँ पर 7 लेयर्स का आर्किटेक्चर है। तो जब भी ब्राउजर में यूजर कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज सबमिट करता है सर्वर के लिए, तो जो मैसेज है उस पे HTTP हेडर अपेंड हो जाता है। तो जैसे ही HTTP हेडर ऐड हो जाता है उसके बाद वो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो अपना मैसेज है वो फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, ट्रांसलेट किया जाता है, एनक्रिप्ट करके फिर उसे कंप्रेस किया जाता है, ताकि वो सिक्योरली कंप्रेस करके आराम से नेटवर्क में ट्रांसफर किया जा सके। अब उसके बाद आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, यहाँ पर सेशन मैनेज किए जाते हैं, यहाँ पर सेशन क्रिएट भी होता है, टर्मिनेट भी किया जाता है। तो ये पूरा लेयर है वो सेशन मैनेजमेंट से डील करता है। फिर जो अपना मैसेज है जो कंप्रेस्ड हो गया, फॉर्मेट हो गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, यहाँ पर रहते हैं TCP, UDP जैसे प्रोटोकॉल। जो TCP है वो बहुत रिलायबल प्रोटोकॉल है, ये गारंटी करता है कि डेस्टिनेशन में हमारे पैकेट्स सही से रिसीव हो रहे हैं। UDP फास्ट है लेकिन ये रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पर डेटा लॉस होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए जनरली TCP यूज किया जाता है। अब TCP क्या करता है, जो अपना मैसेज है ना उसको सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। अगर 10 MB का मैसेज है तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नेटवर्क में एक साथ भेजने के बाद भी, तो उसको क्या करेगा, 1 1 MB के सेगमेंट में डिवाइड करेगा, राइट। और वो सेगमेंट को सीक्वेंसली मार्क कर देगा, 1 2 3 4 5। जब भी नेटवर्क में जाए और जब डेस्टिनेशन में मिलता है तो डेस्टिनेशन क्या करता है, एक्नॉलेज करता है कि भाई चलो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। लेकिन अगर चौथा नहीं मिला और पांचवा छठवां मिला तो क्या करेगा, जैसे बोलेगा कि नहीं भाई मेरे को चौथा मिला ही नहीं, तो वो वापस से भेजेगा डेस्टिनेशन पे चौथा पैकेट। और फिर डेस्टिनेशन में वो पूरा का पूरा डेटा रीऑर्डर होगा, फिर से एकदम सही फॉर्मेट में बन जाएगा और सर्वर पे चले जाएगा। अब उसके जो अपने सेगमेंट्स बन गए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ये जाते हैं नेटवर्क लेयर पे, जहां पर ये बनते हैं डेटा पैकेट्स। अब यहाँ होता क्या है कि जो भी सेगमेंट बना है ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसके ऊपर पे सोर्स और टारगेट IP एड्रेस असाइन कर देते हैं नेटवर्क लेयर पे। फिर आता है डेटा लिंक लेयर। जो भी डेटा पैकेट्स अपन ने नेटवर्क लेयर पे बनाए हैं, तो नेटवर्क लेयर पे क्या था, सेगमेंट्स थे, फिर सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस थे, ठीक है। अब ये जो डेटा पैकेट्स है वो डेटा लिंक लेयर पे जाके डेटा फ्रेम बन जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन के साथ उनके पास एक और इंफॉर्मेशन आती है, सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अब ये बनाते हैं कंप्लीट फ्रेम। अब ये फ्रेम जो है जिसके अंदर पे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस है और अपना ओरिजिनल मैसेज का सेगमेंट है,
ये डेटा जाता है फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर क्या करता है, वो केबल या इसके थ्रू पे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके 0101 डेटा पैकेट्स भेजना चालू कर देता है। अब जो मैक एड्रेस है वो होता क्या है, मैक एड्रेस क्या होता है ना, आपका जो लैपटॉप है इसमें एक नेटवर्क अडेप्टर इंटरफेस रहेगा जहां पर मैन्युफैक्चरर के थ्रू एक एड्रेस अलॉकेट किया जाता है। ये मैन्युफैक्चरर का ही काम होता है। तो ये हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन को मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, मैं ना इसको पूरा एक विजुअल डायग्राम से समझाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे, जब भी ब्राउजर मैसेज भेजता है तो उसमें HTTP हेडर अपेंड हो जाता है जो कि अपना ऐप लेयर में होता है। फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है जहां पर जो मैसेज है अपना वहां पर ट्रांसलेट होता है, फॉर्मेट होता है, कंप्रेस्ड होता है ताकि नेटवर्क में आराम से भेजा जा सके। फिर सेशन लेयर में सेशन मैनेज होता है जहां पर सेशन क्रिएट होता है। फिर वो अपना जो मैसेज है वो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे जहां पर अपना मैसेज डिवाइड होता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में। फिर सेगमेंट्स क्या होते हैं, ये जाते हैं नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर पे क्या, ये पैकेट में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब पैकेट में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, हर एक सेगमेंट पे एक सोर्स आईपी और टारगेट आईपी है वो एलोकेट किया जाता है और इस तरीके से वो पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। हर पैकेट के अंदर पे सोर्स आईपी, सेगमेंट और टारगेट आईपी रहता है। अभी जो पैकेट्स है वो जाते हैं डेटा लिंक लेयर पे जहां पर ये पैकेट्स कन्वर्ट होते हैं फ्रेम में। अब फ्रेम के अंदर पे अपार्ट फ्रॉम ये पैकेट्स उसके साथ में सोर्स और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी अलोकेट हो जाता है। अब जब ये कंप्लीट फ्रेम बन जाते हैं सारे के सारे पैकेट्स के, ये फ्रेम वन बाय वन फिजिकल लेयर में जाते हैं और फिजिकल लेयर में ऑब्वियसली बाइट स्ट्रीम में 0101 कन्वर्ट होके रिसीवर एंड पे पहुंच जाते हैं। अब रिसीवर एंड पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये पूरा रिवर्स में होता है। ठीक है, तो रिवर्स में होता है जहां पर फिजिकल लेयर से फिर वो डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर उल्टा जाते जाते ऐप लेयर पे वो रिसीवर एंड पे पहुंचता है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ पे जाता है और रिसीवर के पास कलेक्ट हो जाता है। अब टाइम आ चुका है कि हम बात करें इंटरफेसेस के बारे में। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड वेब एपीआईज हैं वो है रेस्ट एपीआईज। ठीक है, फिर है सोप। सोप का क्रेज अब कम है और इसके यूज केस थोड़े लिमिटेड है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिर है ग्राफक्यूएल, ये थोड़ा नया है। ये प्रिंसिपल में काम करता है कि जहां डेटा को ओवरफेच मत करो और डेटा को अंडरफेच मत करो, जितना डेटा नीडेड है उतना ही रिटर्न करो। फिर है जीआरपीसी। फिर ये है रिमोट प्रोसीजर कॉल जो कि गूगल ने डेवलप किया है। इसका परफॉर्मेंस और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है व्हेन कंपेयर टू रेस्ट, सोप और ग्राफक्यूएल। ये इतना स्पीड और लो लेटेंसी सपोर्ट करने का रीज़न काफ़ी है। पहला तो यह है कि ये प्रोटोकॉल बफर यूज़ करता है। दूसरा, ये बाइनरी में डेटा एनकोड करता है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स बना के डेटा नेटवर्क में भेजता है। और ये इंटरनली HTTP 2.0 यूज़ करता है जो कॉन्करेंट स्ट्रीमिंग भी सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर है वेब सॉकेट्स। वेब सॉकेट्स का काम है जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, जैसे कि चैट एप्लीकेशन हो गई, वीडियो कॉल एप्लीकेशन हो गई, तो ऐसे सिनारियो में ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वेब सॉकेट का। हाउ रेस्ट एपीआई वर्क्स, तो रेस्ट क्या करता है, इट ट्रीट्स एवरीथिंग एज अ रिसोर्स। तो सर्वर पे जो भी डेटा है, जैसे प्रोडक्ट डेटा हो गया या फिर यूजर का डिटेल हो गया, ऑर्डर हिस्ट्री हो गई, ट्रीट देम एज अ रिसोर्स। ओके, अब जो रेस्ट एपीआईज हैं ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसे HTTP कहते हैं। इट्स अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। अब इसके ना कुछ HTTP के मेथड्स होते हैं जो स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। अगर आपको सर्वर से कुछ डेटा रीड करना हो, कि जानना हो कि भाई ऑर्डर डिटेल लेके आ या प्रोडक्ट डिटेल लेके आ, तो आप गेट यूज करोगे। यही अगर आपको कोई प्रोडक्ट नया ऐड करना हो तो आप पोस्ट यूज करोगे। और अगर आपको जैसे कुछ डिटेल अपडेट करनी हो सर्वर पे, जैसे आपको पूरा का पूरा अपना नया एड्रेस अपडेट करना है, तो उसके लिए आप पुट यूज करोगे क्योंकि वो एड्रेस टेबल में जाके अपनी जो एंट्री है वो कंप्लीट नए एड्रेस के साथ अपडेट कर देगा। फिर आता है डिलीट। डिलीट क्या करता है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीट करना हो या फिर कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट करानी हो सर्वर से तो आप डिलीट यूज करोगे। पैच आप तब यूज करोगे जब आपको जैसे एड्रेस का आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, आपको सिर्फ फ्लैट नंबर अपडेट करना है, तो ऐसे टाइम पे आप पूरा रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ कुछ कॉलम अपडेट कर रहे हो, तो ये स्टैंडर्डाइज किया है पैच मेथड से। तो जनरली पुट और पैच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पुट है वो पूरा रिकॉर्ड अपडेट करता है और पैच सिर्फ कुछ कॉलम्स अपडेट करता है रिकॉर्ड के। ये मेजर डिफरेंस है। फिर है URI। तो ये जितने भी रिसोर्स हैं, जैसे ऑर्डर डिटेल्स हो गई या प्रोडक्ट डिटेल्स हो गई या यूजर डिटेल हो गई, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस हैं, राइट। अब इनको एक्सेस करने के लिए चाहे अपडेट, डिलीट या गेट करना हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक यूनिक URI लगता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर आपको गेट करना है तो आपको ऑर्डर के कुछ गेट URL को कॉल करना होगा, तो वो बहुत यूनिक होता है, जो एक यही फीचर प्रोवाइड करता है कि ठीक है अब मुझे ऑर्डर का डिटेल्स चाहिए।
चलो ये सारे एपीआई पैटर्न्स को हम इसके यूज केस और एग्जांपल से समझते हैं। तो जो हमने डिस्कस किया था वो है पहला रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो ये स्टैंडर्ड एचटीटीपी मेथड यूज करता है, गेट पोस्ट पुट डिलीट, जो कि अभी हमने देखा कि वो क्यों स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आते हैं, है ना। एग्जांपल है इसके गूगल मैप्स, ट्विटर एपीआई। तो बेसिकली इसका यूज केस फिट बैठता है कि अगर आपको कोई वेब सर्विसेज डिजाइन करनी हो तो कॉमनली और बेसिक वेब सर्विसेज के लिए ये अच्छा पैटर्न है। फिर आते हैं सोप। तो सोप का स्पेसिफिकली मैं कहूँगा ये बैंकिंग और फाइनेंशियल एप्लीकेशन के लिए सही है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट एपीआई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और ये एक्सएमएल मैसेज फॉर्मेट यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। एग्जांपल है इसका पेपाल और सेल्सफोर्स एपीआई। फिर है ग्राफक्यूएल। तो ये क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं एंड इट अलाउ क्लाइंट टू ओनली रिक्वेस्ट द डेटा दे नीड एंड नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। फिर इसका एग्जांपल है गिटहब एपीआई, फेसबुक एपीआई, और ये मोबाइल ऐप्स और रियल टाइम डेटा अपडेट्स के लिए भी काफी यूज होता है। फिर है जीआरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, विच इज डेवलप्ड बाय गूगल, और ये इंटरनली एचटीटीपी टू फॉर ट्रांसपोर्ट यूज करता है। ये प्रोटोकॉल बफर यूज करते हैं एज अ इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, और जो बाइनरी एनकोडिंग है, जो छोटे छोटे मैसेज पैकेट्स बना के नेटवर्क में ट्रांसफर करते हैं, तो ये इसको काफी फास्ट बना देती है। इसीलिए इसका यूज केस बनता है जहाँ पर लो लेटेंसी कम्युनिकेशन चाहिए, जैसे कि माइक्रो सर्विस। अब माइक्रो सर्विस क्यों? क्योंकि माइक्रो सर्विस में क्या है, बहुत सारे नेटवर्क हॉप्स होते हैं, लोड बैलेंसर से वन माइक्रो सर्विस टू माइक्रो सर्विस, फिर ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो बहुत सारे मॉड्यूल एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो नेटवर्क कॉल्स ज्यादा होते हैं। तो इसका अच्छा यूज केस बनेगा अगर आप जीआरपीसी यूज करें तो फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। एग्जांपल है गूगल क्लाउड एपीआई और नेटफ्लिक्स एपीआई। लास्ट है हमारा वेब सॉकेट, जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है विच प्रोवाइड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल ओवर अ सिंगल टीसीपी नेटवर्क। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, या फिर स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत सही है क्योंकि अपडेट्स काफी क्विक है रियल टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए। तो ये है हमारे 5 एपीआई पैटर्न्स एंड इसके कंपैरिजन और इसके यूज केस। नेक्स्ट इज डेटाबेस। तो डेटाबेसेस आर जनरली हेल्प अस टू स्टोर द डेटा। अब ये ब्रॉडली दो डेटा मॉडल के हिसाब से सेव करता है। पहला है रिलेशनल डेटाबेसेस, जो स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करता है। फिर है नो सीक्वल डेटाबेसेस, जो सेमी स्ट्रक्चर या फिर रॉ डेटा सेव करते हैं। अब जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो टेबल फॉर्मेट में रो और कॉलम की मदद से डेटा सेव करते हैं। जो नो सीक्वल डेटाबेसेस है वो या तो जेसन फॉर्मेट, बी जेसन फॉर्मेट, की पेयर वैल्यू, ग्राफ, नोड डिजाइन, ये सारे मीडियम से डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब जो एग्जांपल है आरडीबीएमएस का, वो है माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल सर्वर्स। एंड नो सीक्वल्स के बोलने जाऊंगा तो मोंगो डीबी, कसांड्रा, रेडिस, है ना, और ग्राफ डीबी, ये सारे के सारे नो सीक्वल डेटाबेसेस में आते हैं। मैं अब ये सारे डेटाबेस कंपेयर करूंगा एक कंपैरिजन चार्ट के हिसाब से, और आपको बताऊंगा कि कौन सा डेटाबेस कौन से सिनारियो में हमें यूज करना चाहिए और मार्केट में कौन से रेलेवेंट डेटाबेस अवेलेबल है उस यूज केस के लिए। ठीक है, ये है हमारा कंपैरिजन चार्ट, जहां पर जो भी डेटाबेस टाइप है वो हम देखने वाले हैं, उनके यूज केस समझने वाले हैं, और मार्केट में क्या एग्जांपल डीबी अवेलेबल है वो देखने वाले हैं। तो पहला है रिलेशनल सीक्वल डेटाबेस, जो बहुत ही डेटा सेंसिटिव डोमेन है, जैसे बैंकिंग हो गया, सीआरएम, ईआरपी और फाइनेंस डोमेन। यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऐसे टाइप के लिए मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि रिलेशनल सीक्वल डेटाबेस यूज किया जाए। अब मार्केट में अवेलेबल है माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, ओरेकल और सर्वर, ये सारे के सारे आपको सीक्वल डेटाबेस प्रोवाइड करेंगे, राइट। फिर है डॉक्यूमेंट और नो सीक्वल डीबी। तो जो डॉक्यूमेंट और नो सीक्वल डीबी है उसका एग्जांपल जैसे मोंगो हो गया, है ना, फायरबेस हो गया। तो ये जो है ये जेसन फॉर्मेट और बी जेसन फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपकी सेमी स्ट्रक्चर डेटा है या फिर रॉ डेटा आपको स्टोर करना है तो मैं डेफिनेटली डॉक्यूमेंट बेस्ड डीबी की रिकमेंड करूंगा। मोंगो डीबी इज वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल। फिर आता है की पेयर नो सीक्वल डेटाबेसेस। अब ये जो डेटा है वो की पेयर फॉर्मेट में स्टोर करता है। अब हमारा यूज केस ऐसा क्या बनता है जहां पर हमें सिर्फ की और पेयर चाहिए? तो सबसे बड़ा यूज केस बनता है कैशिंग के लिए, फिर बनता है सेशन मैनेजमेंट के लिए, फिर बनता है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करने के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए हमें सिर्फ की पेयर जरूरत पड़ती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जहां भी ये तीन आपके यूज केस बनते हैं वहां पर की पेयर वैल्यू डेटाबेस यूज करो। बहुत पॉपुलर है रेडिस, डायनामोडीबी, तो डेफिनेटली इसे यूज कीजिएगा।
फिर आता है ग्राफ डीबी। तो जितने भी सोशल मीडिया स्टाइल वेबसाइट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। अब इंस्टाग्राम में एक फीचर है जहाँ पर हम एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। यूजर ए कैन फॉलो यूजर बी एंड इवन यूजर बी कैन फॉलो यूजर ए एंड यूजर बी कैन फॉलो यूजर सी। तो ये सारे के सारे जो फॉलोइंग मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम वो ग्राफ डीबी से आराम से मैनेज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है नियो फोर जे। तो जैसे इंस्टाग्राम में डेफिनेटली रिलेशंस जितने भी मैनेज होते हैं वो ऐसे ही नियो फोर जे टाइप डीबी से मैनेज होते हैं, जो कि ग्राफ स्टाइल होते हैं। फिर होता है टाइम सीरीज डेटाबेस। तो जहाँ पर भी आपको ऑडिट लॉग्स मॉनिटर करने हैं या फिर कुछ भी मॉनिटरिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करना हो, ठीक है, फाइनेंशियल डेटा हो, ट्रांजैक्शन मैनेज करने हो, कुछ जहाँ पर टाइम सीरीज का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो, है ना, तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा टाइम सीरीज टीबी यूज़ करने के लिए। मार्केट में पॉपुलर है इनफ्लक्स ओपन टीएस टीबी। तो उसके लिए ये बहुत सूटेबल है। तो विथ रेस्पेक्ट टू जो टाइम बेस्ड क्वेरीज रहती हैं, मैं डेफिनेटली उसके लिए रेकमेंड करूंगा टाइम सीरीज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबी, जहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, जो डेटाज हैं वो ऑब्जेक्ट स्टाइल में स्टोर होते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके यूज केस दो कम है, बट अगर आपको ऑब्जेक्ट स्टाइल डेटा को मैनेज करना ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबी जैसे डीबी फोर हो, ऑब्जेक्ट डीबी रेकमेंड करूंगा। फिर आता है इन मेमोरी डेटाबेस। तो जहाँ पर भी हमें रियल टाइम एप्लीकेशन या गेमिंग और कैशिंग की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, रीड राइट बहुत तेज़ हमें लगता है। तो ऐसे टाइम में हम डेटा अगर मेमोरी में रखें तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर रीड और राइट बहुत तेज़ होता है। तो इसीलिए इन मेमोरी डेटाबेस ऐसे यूज केसेस के लिए काफ़ी अच्छा है, जहाँ आप गेमिंग यूज़ कर रहे हो, कैशिंग, रियल टाइम इंटरेक्शन चल रहा है। तो रेडिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, वैसे ही मीम कास्ट है, हेजल कास्ट है, ठीक है। फिर है मल्टी मॉडल डेटाबेस। ये काफ़ी नया है, लेकिन इसके वर्सटाइल फीचर्स बहुत हैं। ये क्या करता है, ये डेटा अगर आपको डॉक्यूमेंट स्टाइल में चाहिए, ग्राफ स्टाइल में चाहिए, की वैल्यू स्टाइल में चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसको मल्टी मॉडल डीबी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी वर्सटाइल डेटाबेस है, जहाँ पर आपके जितने भी हाइब्रिड यूज़ केस हो। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यूज़र रिलेशन मैनेज करने हैं, चलो ग्राफ डीबी यूज़ करते हैं। चलो मेरे को यूज़र का डेटा स्टोर करना है तो मुझे स्ट्रक्चर डेटाबेस चाहिए, चलो टेबल फॉर्मेट चाहिए। चलो मुझे प्रोडक्ट्स की डिटेल मैनेज करनी है तो फिर मैं कोई भी जेसन फॉर्मेट का डीबी यूज़ कर लूँगा। तो वैसे ही मल्टी मॉडल के अंदर पे आप डॉक्यूमेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पॉपुलर एग्जांपल है एरेंगो डीबी, मार्क लॉजिक एंड ओरिएंट डीबी। ये है सारे डीबी का कंपैरिजन और सारे इसके यूज़ केस के साथ में मार्केट में जो जो अवेलेबल डीबी हैं, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जब भी डेटाबेस चूज़ करें तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपको एसिड कंप्लायंस डेटाबेस की ज़रूरत है या फिर बेस मॉडल पे जो है उसके ऊपर पे आपकी रिक्वायरमेंट बनती है। तो जितने भी सीक्वल डेटाबेसेस हैं, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल सर्वर, तो ये सारे के सारे 100% एसिड कंप्लायंस होते हैं डेटाबेसेस। और जो बेस कंप्लायंस हैं, जो नो सीक्वल्स हैं, वो सारे के सारे बेस मॉडल फॉलो करते हैं। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो जो एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि 100% अपने आरडीबीएमएस फॉलो करते हैं, वो क्या है? ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये कंप्लायंस क्या अचीव करने में मदद करती है? तो एटॉमिसिटी इंश्योर करती है कि ऑल ऑपरेशन विद इन अ ट्रांजैक्शन आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इफ एनी ऑपरेशन फेल, द एंटायर ट्रांजैक्शन फेल एंड द डेटाबेस स्टेट रिमेन अनचेंज, ठीक है। तो ये जो एटॉमिसिटी है, ये बैंकिंग एप्लीकेशन में जब आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो ये काफ़ी डिपेंड करती है, या फिर कोई भी विड्रॉल से रिलेवेंट ट्रांजैक्शन करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन द सेंस कि या तो जो भी आपने बैलेंस के लिए रिक्वेस्ट की है, विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो वो विड्रॉल होके बैलेंस डिटेक्ट होके रिक्वेस्ट सर्व होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो ऑपरेशन है या तो 100% पूरा हो या फिर वो एंटायरली फेल हो। ये इंश्योर करता है एटॉमिसिटी। फिर है कंसिस्टेंसी। ensure that a transaction bring the database from one valid state to another valid state। अब इसका क्या मतलब है कि आप जो भी डीबी में डेटा एंट्री करते हो, ठीक है, तो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो टेबल में नेसेसरी है, सारे कंस्ट्रेंट फॉलो होके सारे फॉरेन की के रिकॉर्ड को मैप करना चाहिए और डेटा एक वैलिड स्टेट से दूसरे वैलिड स्टेट तक प्रॉपरली अपडेट होना चाहिए। फिर आइसोलेशन। ensure that the operation of a transaction are isolated from one another, preventing concurrent transaction from interfering with each other। तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ एबीसी बैंक में और यूज़र भी ट्रांजैक्शन कर रहा है एबीसी बैंक में।
तो हम दोनों के ट्रांजैक्शन है वो सेपरेट ट्रांजैक्शन है, वो इंटरफियर नहीं करने चाहिए आपस में, अगर हम साथ में भी मतलब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो इसे आइसोलेशन कहते हैं। फिर होता है ड्यूरेबिलिटी, इट एंश्योर दैट अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड, इट चेंजेस आर परमानेंट इवन इन द इवेंट ऑफ अ सिस्टम फेलियर। तो ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करता है कि आप जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, जो भी आप करना चाहते हो, वो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन या तो परमानेंटली कहीं सेव रहे इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर टू, ताकि आप वापस से स्टेट वहां से क्रिएट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेसिकली it guarantees that committed transactions are saved and can be recovered from a crash, ensuring data persistent। तो ये चार जो प्रॉपर्टीज है ये एसिड कंप्लायंस कहलाती है, जो कि सारे के सारे अपने सीक्वल डेटाबेसेस RDBMS डेटाबेस फॉलो करते हैं। आप देखते हैं नो सीक्वल डेटाबेस का जो मॉडल बेस है, बेस मॉडल में B स्टैंड फॉर बेसिकली अवेलेबल, द सिस्टम गारंटी अवेलेबिलिटी इवन इन द इवेंट ऑफ पार्शियल सिस्टम फेलियर्स। और S stand for soft state, the state of the system may change over time even without input। ठीक है, फिर आता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, द सिस्टम विल बिकम कंसिस्टेंट ओवर टाइम गिवन दैट देर आर नो फर्दर अपडेट्स। तो ये तीन फीचर प्रोवाइड करता है नो सीक्वल डेटाबेसेस, जैसे मोंगो हो गया या फिर कैसेंड्रा हो गया, ग्राफ डीबी, रेडिस। तो ये सारे चीजें इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। कुछ कुछ डीबी हैं जो पार्शियल एसिड कंप्लायंस भी हैं, जैसे मोंगो डीबी है। मोंगो डीबी डॉक्यूमेंट लेवल पे एसिड कंप्लायंस है, लेकिन जैसे RDBMS 100% कंप्लायंस फॉलो करता है, वैसा नो सीक्वल डेटाबेसेस में नहीं होता है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कैसे सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेस कौन से यूज केस में हमें यूज करना है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि आपके जो डेटाबेस का कंजम्पशन है वो बढ़ गया ओवर द टाइम, आपके यूजर्स मिलियंस और बिलियंस में बढ़ गए, तो उन मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपको डेटाबेस में मेंटेन करने पड़ते हैं। तो आपको डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करना भी बहुत जरूरत होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ टेक्निक्स जिससे आप डेटाबेस को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। शुरुआत करते हैं हम इंडेक्सिंग से। अगर कोई भी कॉलम डेटाबेस का बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा हो, तो आप उस कॉलम पे इंडेक्सिंग डाल सकते हैं, ताकि रिट्रीवल बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो ये वन ऑफ द कॉमन एंड वाइडली यूज्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, जो मोस्टली जो फ्रीक्वेंट एक्सेसिंग कॉलम है और जनरली आईडी पे यूज किया जाता है। फिर है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वेरी जो हम लिखते हैं, राइट, उसको इतना एफिशिएंटली लिखो ताकि परफॉर्मेंस अपने आप ही इंप्रूव हो। जैसे रैदर की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये टेबल, डायरेक्टली अगर आपको 2 कॉलम चाहिए तो सिर्फ उतना कॉलम का ही डेटा लिखिए, और जॉइंस जो है वो प्रॉपरली यूज कीजिए। फिर है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है कि अ, अगर ये बड़े बड़े टेबल्स को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये डिवाइड क्यों करता है? अगर आपके पास इमेजिन कीजिए 5 लोगों का डेटा है और पांचों एक ही फैमिली के सेम एड्रेस से रह रहे हैं, तो आप एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 पिन कोड सबका लाइन डेटा है वो रिडंडेंसी कर दोगे। लेकिन हम इससे अच्छा क्या कर सकते हैं कि जो एड्रेस टेबल है उसको सेपरेट करके वहां पर उसकी आईडी, एड्रेस आईडी को हम डायरेक्टली इन सारे पर्सन के रिकॉर्ड पे हम अपडेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि डेटा रिडंडेंसी बहुत कम हो जाती है, स्ट्रक्चर है वो काफी क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन में आप अचीव कर सकते हो। डीनॉर्मलाइजेशन में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो जो नॉर्मलाइज टेबल है, छोटे छोटे टेबल, उनको कंबाइंड करके एक टेबल बनाया जाता है। जैसे कि नॉर्मलाइज करने से पहले जो एग्जांपल मैं बता रहा था कि एक पर्सन के रिकॉर्ड से जिनका एड्रेसेस 1 लाइन 2 लाइन 3 पिन कोड सारा एंट्री सेम है, राइट। तो अब ये जो है वो डीनॉर्मलाइज डेटा है, क्योंकि यहाँ पर डेटा रिडेंडेंसी है। ये क्यों कुछ सिनारियों में रखी जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो रिकॉर्ड है वहां पर आपको एक्स्ट्रा जॉइंट्स लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो फेच करने के लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलता है डीनॉर्मलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, फिर है शार्डिंग टेक्निक। तो शार्डिंग क्या करता है, जो डेटाबेसेस हैं उनको स्प्लिट करता है स्मॉल स्मॉल डेटाबेस में, जिसको शार्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये लॉजिकल सेपरेशन आप कर सकते हो बेस्ड ऑन द लोकेशन। इज वन ऑफ द एग्जांपल कि अमेरिका के लिए एक डेटाबेस और यूरोप के लिए अलग डेटाबेस, एशिया के लिए अलग डेटाबेस और मिडिल ईस्ट के लिए अलग डेटाबेस। तो कोई भी एक लॉजिकल सेपरेशन लार्ज स्केल डेटाबेसेस में आप यूज कर सकते हो एज अ शार्डिंग टेक्निक। तो नेक्स्ट है कैशिंग। फिर ये क्या करता है कि जो भी आपका फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा है, ठीक है, आप उसको कैश करके इन मेमोरी में ही रख सकते हैं, ताकि रीड कैश में क्या होता है, रीड राइट ऑपरेशन सिंस वो मेमोरी में होता है बहुत तेज होता है। तो क्वेरी काफ़ी ऑप्टिमाइज हो जाती है, यहाँ पर आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है।
फिर है मटेरियलाइज्ड व्यू। तो मटेरियलाइज्ड व्यू क्या करता है कि ये जो आपका आउटपुट है, क्वेरी का जो आउटपुट है वो स्टोर करके रख देता है। तो जनरली जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं उसमें जॉइंस होते हैं, फिर सब क्वेरीज होती हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस रहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो ऑपरेशंस है सब क्वेरीज का, जॉइंस का, ये सब ना हार्ड डिस्क में सेव करके रखता है, और जैसे ही नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो वो सीधा आउटपुट हो जाता है, रादर देन फिर से सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करे। ठीक है। फिर है पार्टीशनिंग। सो डिवाइडिंग अ डेटाबेस इनटू अ स्मॉल मोर मैनेजेबल सेगमेंट। सो ऑफ कोर्स अगर बड़ा डेटाबेस है तो उसको स्कैन करने में टाइम लगता है। अगर तुम डेटाबेस को पार्टीशन कर दो छोटे छोटे डेटाबेस में, बेस्ड ऑन लेट्स से प्राइमरी की इंडेक्स वैल्यू 1 to 100 के लिए एक डेटाबेस, और 100 से 200 के लिए अलग डेटाबेस, तो ऐसे अगर स्मॉल स्मॉल रखोगे तो स्कैन करने में बहुत ईजी होगा, और जो क्वेरी रीड और राइट करने में भी फास्टर होगा। ठीक है। फिर है कनेक्शन पूलिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस के जो कनेक्शन है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है इसे मैनेज करने का कि आप एक कनेक्शन पूल बना लो, ताकि ओवरहेड ना होए कि रिक्वेस्ट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट लेने के लिए। तो हमेशा ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अगर एक कनेक्शन पूलिंग और या डेटाबेस कनेक्शन का एक पूल मेंटेन करके चलें। तो ये आप अचीव कर सकते हो हिकारी सीपी इम्प्लीमेंट करके, C3PO इम्प्लीमेंट करके। ठीक है। ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलरली कनेक्शन पूल बनाने के एग्जांपल्स हैं। फिर होता है डेटाबेस कंप्रेशन। तो जब आप डेटा सेव करते हो, ठीक है, आप स्ट्रिंग, इंटीजर्स, मीडिया, काफ़ी वेराइटी ऑफ डेटा सेव करते हो। ठीक है। लेकिन ये जो डेटा है ये काफ़ी बड़े बाइट्स और साइज एक्वायर करते हैं जहाँ भी आप स्टोर करते हो। तो इसको कंप्रेस करके एक ऐसे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं जहाँ पर जो इनका स्पेस है वो जो ऑक्यूपाई करते हैं वो कम हो जाता है। एकदम कंप्रेस करके इसको आराम से मैनेज किया जा सकता है। फिर है लोड बैलेंसिंग। तो अगर आपके मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स हैं तो आप उसके आगे लोड बैलेंसर ऐड कर सकते हो कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है डेटाबेस के लिए, तो जो भी अवेलेबल सर्वर होगा उस पर लोड बैलेंसर प्रॉपरली रीडायरेक्ट कर सके। तो लोड बैलेंसर जनरली इंटरनली अपने लॉजिक यूज करते हैं, अपना अल्गोरिथम यूज करते हैं टू डाइवर्ट द रिक्वेस्ट इन वन ऑफ द सर्वर। जैसे कि उनका राउंड रॉबिन फैशन बहुत कॉमन होता है। फिर कभी कभी हैशिंग भी यूज करते हैं ताकि हैशिंग के बेस पे वो सर्वर पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। फिर है डेटाबेस मॉनिटरिंग। ऑफ कोर्स अगर आप डेटाबेस का हेल्थ और बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने में आपको बॉटलनेक मिल जाता है तो इजीली आप उस बॉटलनेक को रिजॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे डेटाबेस मॉनिटरिंग टूल आते हैं, प्रोमीथियस, ग्राफाना, रेगलिक, एंड ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि आपके डेटाबेस में कुछ बॉटलनेक्स या कुछ क्वेरी ज़्यादा टाइम ले रही है आइडेंटिफाई करने में। फिर है रीड रेप्लिकास। रेप्लिकास का एक्चुअली मतलब है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर से, जहाँ पर जो मास्टर है वो रीड राइट करता है और जो स्लेव्स हैं वो सारे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये तब सही है जब आपके पास रीड ऑपरेशन ज़्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू राइट। तो उस केस में आप रीड रेप्लिकास क्रिएट कर सकते हो ताकि जो लोड है वो राइट सर्वर पे ज़्यादा ना आए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेरी कैशिंग। जो भी हमारी क्वेरी रहती है जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस की जाती है, तो उसका रिजल्ट आप पहले से ही कैश करके रख सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो रिक्वेस्ट आए तो वो सीधा कैश से उठा के सर्व हो जाए, डेटाबेस हिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। इसका एग्जांपल है माई सीक्वल में क्वेरी कैश है, एप्लीकेशन लेवल क्वेरी कैश है, बहुत सारे कैश अवेलेबल है जो आपको मदद करते हैं कि क्वेरी का रिजल्ट कैश करने में। लेटेंसी और थ्रूपुट के बारे में नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो ये लेटेंसी और थ्रूपुट होते क्या है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं, मैं बताता हूँ। तो इसे एक चार्ट से कंपेयर करते हैं, लेटेंसी वर्सेस थ्रूपुट का। इन्हें हर एक एस्पेक्ट में हम कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन लेटेंसी क्या है, इट्स अ टाइम टेकन बाय अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जो टाइम लेता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने का, उसको लेटेंसी कहते हैं। थ्रूपुट क्या है कि अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली ओवर अ नेटवर्क इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको थ्रूपुट कहते हैं। अब जो लेटेंसी है वो हमेशा मिली सेकेंड, सेकेंड्स, मिनट में मेजर किया जाता है, लेकिन थ्रूपुट जो है वो बिट पर सेकेंड, एमबीपीएस, जीबीपीएस में मेजर किया जाता है। फोकस लेटेंसी का कहाँ है, टाइम पे, और थ्रूपुट का फोकस है वॉल्यूम पे, कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस किया है। अब सिग्निफिकेंस समझोगे तो लेटेंसी का सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे गेमिंग या फिर वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, चैट में आप नेटवर्क लेटेंसी बिल्कुल प्रेफर नहीं करोगे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर लेटेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हैंडल करना। फिर है थ्रूपुट। थ्रूपुट का सिग्निफिकेंस है जहाँ पर बल्क डेटा ट्रांसफ़र करना होता है या फिर फाइल अपलोड्स और डाउनलोड्स करनी पड़ती है, वहाँ पर थ्रूपुट का सिग्निफिकेंस है।
इम्पैक्ट क्या है, अगर लेटेंसी हाई हो तो ये डिले और लैग कॉज करेगा, आपको गेमिंग में ट्रबल होगा, आपको वीडियो कॉलिंग में डिले मिलेगा, है ना। और थ्रूपुट अगर हाई हो तो फिर ये आपको ज़्यादा डेटा भेजने में मदद करेगा कम टाइम पे। फिर ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेक्ट में देखोगे तो लेटेंसी को अगर बढ़िया बनाना है तो आपको राउटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, फास्टर नेटवर्क चूज़ करने पड़ेंगे, फिर कैशिंग टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर नेटवर्क जो हॉप है या फिर कॉल है उसको फास्टर किया जा सके। सिमिलरली अगर आपको थ्रूपुट इम्प्रूव करना है तो आपको नेटवर्क की बैंडविड्थ इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और जो लॉजिकल पाथ होता है ट्रैवल करने का वो इम्प्रूव करना होगा, एफिशिएंट प्रोटोकॉल यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। रिलेशन, सो लो लेटेंसी ऑफन एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, मेक सेंस, एंड हाई थ्रूपुट इंक्रीज ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली क्योंकि आप एक ही बल्क में काफ़ी लार्ज चंक ऑफ डेटा ट्रांसफर कर पाते हो। एग्जाम्पल है लेटेंसी का पिंग टाइम, राउंड ट्रिप टाइम इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, और थ्रूपुट में डेटा ट्रांसफर रेट, नेटवर्क बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ये सब थ्रूपुट में आता है। ठीक है। डिपेंडेंसी लेटेंसी की कहाँ आती है? ऑन द स्पीड ऑफ द नेटवर्क एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ऑब्वियसली क्योंकि अगर कोई बंदा यूएस में, कोई इंडिया में कम्युनिकेट करेगा तो ये तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया, तो नेटवर्क बहुत लंबा है तो वो लेटेंसी थोड़ा लेगा। थ्रूपुट के लिए डिपेंड करता है नेटवर्क कैपेसिटी पे और उसकी एफिशिएंसी में वो कैसे डेटा हैंडल करता है ना। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन लेटेंसी एंड थ्रूपुट। द सिनेरियो इज यू आर डाउनलोडिंग अ 500 MB फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एंड इट टेक 200 सेकेंड टू कंप्लीट द डाउनलोड। तो थ्रूपुट क्या बोलता है कि थ्रूपुट इक्वल टू टोटल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। गिवन अपना डेटा कितना है 500 MB और टाइम कितना लगा 200 सेकंड, तो 500 MB डिवाइडेड बाय 200 सेकंड इक्वल टू थ्रूपुट। तो थ्रूपुट अपना कितना आया 2.5 MBPS। तो ये है हमारा थ्रूपुट का वैल्यू। Let's calculate the network latency. Scenario is you ping a server. The round trip time for a packet is 50 millisecond. ठीक है। तो एक पैकेट को पूरा राउंड ट्रिप मारने में फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 50 मिली सेकेंड लग रहा है, राइट। लेकिन नेटवर्क लेटेंसी सिर्फ हमें वन वे ट्रिप का ही कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा वन वे ट्रिप का वैल्यू क्या हुआ 50 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज कमिंग टू 25 मिली सेकेंड। तो हमारा नेटवर्क लेटेंसी इज 25 मिली सेकेंड फॉर वन वे ट्रिप और 50 मिली सेकेंड फॉर द कंप्लीट राउंड ट्रिप। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन, कैप थ्योरम एंड पैक एलसी थियरी। इसको मैं एक चार्ट से समझाता हूँ। अब कैप थ्योरम क्या है? इट्स अ कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। और पैक एलसी क्या है? बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, लेटेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कैप थ्योरम में हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच में एक को चुनना पड़ता है। पैक एलसी क्या करता है? ये पांचों जो डायमेंशन है इसको बैलेंस करता है और बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर को स्केल अप स्केल डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। अब कैप थ्योरम में हमें क्यों कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में किसी एक को चुनना पड़ता है, ठीक है, इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए दो ब्रांच है, ब्रांच ए और ब्रांच बी। इन दोनों के अपने खुद के डेटाबेसेस हैं, ठीक है। कस्टमर ए ब्रांच ए का एक दिन ब्रांच बी में जाता है और बोलता है कि भाई मुझे पैसे विड्रॉ करना है, और उसी टाइम पे जो ए और बी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो डाउन रहता है। तो अब ये क्या करेगा, जब ये रिक्वेस्ट करेगा कि भाई सर्वर ए में इसका जरा बैलेंस चेक करना कितना है करके, तो वो रिक्वेस्ट रिटर्न करेगी कि भाई सर्विस अवेलेबल नहीं है, प्लीज ट्राई लेटर। ऐसे टाइम पे हमें कंसिस्टेंसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है, क्योंकि जब तक बैलेंस चेक नहीं करेंगे तब तक हम विड्रॉल सर्विस अनेबल करा के कोई फायदा नहीं है। तो अवेलेबिलिटी नहीं रहती है अगर हमें कंसिस्टेंसी को 100% सपोर्ट करना होता है। अब अवेलेबिलिटी का 100% केस जहाँ पर बनता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पर अगर आप पोस्ट क्रिएट करते हो, किसी को 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद पोस्ट दिख रही है, किसी को 5 मिनट बाद दिख रही है, तब तक वो जब रिफ्रेश कर रहे थे तो उनको पुराना पोस्ट दिख रहा है, चलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में ये मैटर नहीं करता कंसिस्टेंसी। वहां पर अप एंड रनिंग और अवेलेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। तो ये है यूज केस जहां पर आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है और अवेलेबिलिटी की। तो कैप थ्योरम ये नॉन फंक्शनल ट्रेड ऑफ आपको डिसाइड करने में मदद करता है। कम्युनिकेशन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर हमेशा दो टाइप के होते हैं, या तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा या फिर असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। जब भी हम वेब एपीआई जैसे रेस्ट यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करता है। हमेशा एप्लीकेशन वेट करता है जब भी आप HTTP कॉल करोगे, एंड सर्वर में जब रेस्पॉन्स रेडी होगा तब तक वो एप्लीकेशन वेट करेगा जब तक रेस्पॉन्स बैक नहीं आता। लेकिन असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन तुम्हारा वेट नहीं करता रेस्पॉन्स के आने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ईमेल भेजना हो या फिर सर्वर पे फाइल अपलोड करनी हो, कंप्रेस करनी हो, तो इस चीज के लिए आपको अपना एप्लीकेशन वेट कराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे टाइम पे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूज होता है, ठीक है। अब असिंक्रोनस कम्युनिकेशन अचीव करने के लिए मैसेजिंग क्यू इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। अब मैसेजिंग क्यू होता क्या है?
मैसेजिंग क्यू इज अ फॉर्म ऑफ asynchronous सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन यूज्ड इन सर्वरलेस एंड माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो दो मोस्ट पॉपुलरली यूज होते हैं वो है रैबिट एमक्यू हो गया, अपाची काफका हो गया। तो रैबिट एमक्यू एक पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई एक ऑपरेशन करना है, जैसे कि आपको ईमेल भेजना है और आपका एक वेब माइक्रो सर्विस बनी हुई है, तो आप फ्रंट एंड से क्या करोगे, असिंक्रोनस कॉल करोगे और पब्लिश करोगे कि भाई ये वाला जो टेक्स्ट है इसको एज अ ईमेल भेजना है। तो वो असिंक्रोनसली भेज देगा, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन वेट नहीं करेगा, वो चलते रहेगा। ठीक है, अब वो जब सर्विस माइक्रो सर्विस के पास आएगा तो माइक्रो सर्विस उसे कंज्यूम करके मेल कर देगा। तो ये यहाँ पर देखा होगा कि आपने हमने डेटा तो भेज दिया लेकिन हमने वेट नहीं किया, एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड मूव कर गया। तो इससे एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हो जाता है। रैबिट एमक्यू का अगर मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँ तो यहाँ पर एक पब्लिशर होता है, यहाँ पर एक कंज्यूमर होता है। जो पब्लिश करता है उसको एक्सचेंज कहते हैं और जो रिसीव करता है उसको क्यू कहते हैं। और बीच में एक कंपोनेंट होता है बाइंडिंग की, जो हर एक एक्सचेंज को क्यू से मैप करता है। ठीक है, तो ऐसे एक मैसेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम एक्सचेंज टू क्यू। सिमिलरली काफका में पब्लिशर कंज्यूमर मॉडल होता है, जेनरिक टर्म में बात करूं तो। और यहाँ पर काफका क्लस्टर है, वो मैसेज ब्रोकर का काम करते हैं, जहाँ पर जैसे ही मैसेज आया, पब्लिश हुआ, तो वो काफका क्लस्टर में जाता है, फिर वहां से मैसेज कंज्यूमर के पास जाता है। काफका काफी फास्ट है ना। इसका जो जो अमाउंट ऑफ डेटा पर सेकेंड ट्रांसफर रेट है वो काफी अच्छा है। तो जब भी आपको अच्छा थ्रूपुट चाहिए होगा तो डेफिनेटली काफका इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। लेट्स डाइव इनटू फ्रंट एंड वेब आर्किटेक्चर। तो हर एक जो वेब एप्लीकेशंस होती है उनका एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो फ्रंट एंड में भी आपको एक आर्किटेक्चरल स्टाइल लगता है टू डिजाइन द फ्रंट एंड। अब जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन, मल्टी पेज एप्लीकेशन, एंड आजकल WPA भी काफी यूज हो रहा है, और माइक्रो फ्रंट एंड्स। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक HTML फाइल होती है, और मल्टी पेज एप्लीकेशन में मल्टीपल HTML फाइल होती है। अब जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो क्या करता है, इनिशियल लोड जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो सर्वर में इनिशियल लोड पे ही वो HTML CSS और पूरी कंबाइंड JS फाइल्स को कंसोलिडेट करके वो फ्रंट एंड में लोड कर देता है, जिसकी वजह से उसका टाइम थोड़ा बढ़ जाता है फॉर इनिशियल लोड। लेकिन उसके बाद की जो कॉन्सिक्यूटिव रिक्वेस्ट है वो बड़ी क्विक एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि फिर यूजर जब एक्सेस करता है पेज, तब सिर्फ API कॉल, सिर्फ डेटा के लिए वो सर्वर को हिट करता है, और पेजेस और सारी इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट्स और HTML में पड़ी रहती है। MPA में क्या होता है, MPA में मल्टीपल HTMLs है, तो वो जब इनिशियल लोड करना होता है तो वहां पर सारी जो JS फाइल्स हैं उसको कंबाइन करके एक कंसोलिडेट करके बंडलर बना के फ्रंट एंड पे नहीं भेजता है। तो फाइल्स इतनी हैवी नहीं होती है इनिशियल लोड के टाइम पे, तो वो जो इनिशियल लोड है बड़ा क्विक कर लेता है। एंड हर यहाँ पर मल्टीपल HTML है, तो एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना है, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर को जाके HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हर पेजेस की लेके आती है और फ्रंट एंड को देती है। तो यहाँ पर कैसा है कि जो कॉन्सिक्यूटिव कॉल्स है उसमें थोड़ा टाइम लगता है व्हेन कंपेयर टू सिंगल पेज एप्लीकेशन, बट MPA में इनिशियल लोड बड़ा तेज हो जाता है। अब इसके यूज केस क्या बनते हैं, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन उसके लिए सही है जहां पर जो यूजर है वो वन पेज से दूसरे पेज या काफी इंटरेक्शन करता है, पेजेस से काफी नेविगेशन करता है, तो हर बार उसे सर्वर में हिट नहीं करेगा। वो अपने जो भी उसने इनिशियल में जो बंडल्ड JS है उसी के थ्रू पे वो पेजेस नेविगेट कर सकता है। सिर्फ डेटा के लिए वो सर्वर को जाएगा, API कॉल्स जो है सिर्फ डेटा लेके आएगा, लेकिन बाकी असेट्स नहीं लेके आएगा। लेकिन MPA में ऐसा नहीं है, MPA पे पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, वो पेज के जो डिपेंडेंट है वो पूरा लोड करेगा हर एक रिक्वेस्ट पे। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब एग्जांपल जो है, जहाँ पर कंटेंट हैवी वेबसाइट है, जैसे ब्लॉग्स हो गया, न्यूज साइट हो गई, E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ यूजर ज्यादा देर रुकते नहीं है, वो ज्यादा नेविगेशंस करते नहीं है, वो पढ़ते हैं एंड फिर वहां से हट जाते हैं। बट जो फुल फ्लेज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती है यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके लिए SPA बहुत अच्छा है। अब है PWA। तो PWA काफी नया है, और ये क्या करता है ना, ये आपको एक वेब एप्लीकेशन प्लस नेटिव ऐप की जो फंक्शनैलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है। इसके एडवांटेज काफी ज्यादा है। ये आपको देता है ऑफलाइन एक्सेस, या फिर जो नोटिफिकेशन जो आता है वो वाला फीचर प्रोवाइड करता है। तो काफी नेटिव ऐप के जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी सिंगल पेज ऐप को आप PWA में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर उसको आप ये फीचर देते हो, जैसे नोटिफिकेशन देना है ना, तो ये काफी चीजें आप ऐसे फीचर देके उसे PWA में कन्वर्ट कर सकते हो। PWA में इसके एडिशन में दो और फाइल्स होती हैं, एक होती
होता है सर्विस वर्कर, एक होता है कि डेटा जेसन रहता है जहाँ पर आप जिसे मैनिफेस्ट डॉट जेसन कहते हैं, जहाँ पर आप उसको ऑफलाइन एक्सेस में दिखाना चाहते हो, और सर्विस वर्कर क्या करता है, आपका रेस्पॉन्स है वो उसको कैश करके रखता है, ठीक है, ताकि आपको ऑफलाइन एक्सेस करने में भी चीज़ें कुछ कुछ एक्सेस रहे, ठीक है, एंड नोटिफिकेशन एवरीथिंग वो सर्विस वर्कर ही टेकन केयर करता है। तो पीडब्ल्यूए का ये एडवांटेज है कि वो नेटिव फीचर्स जो ऐप मोबाइल ऐप के फीचर है वो भी प्रोवाइड करता है, और वेब एप्लीकेशन के फीचर भी प्रोवाइड करता है। क्या ये कंप्लीटली जो नेटिव ऐप है जो अपन एंड्रॉयड में बनाते हैं या फिर आईओएस में बनाते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, है ना, या फिर स्पेसिफिक कोई अदर फ्रेमवर्क, क्या ये उसको 100% रिप्लेस कर सकता है? आज की डेट में नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूए के पास अभी भी चैलेंज है, वो मोबाइल्स के जो हार्डवेयर है जैसे कैमरा, ऑडियो एंड ऑल, ये अभी इतना फुल फ्लेज ग्रूम नहीं हुआ है। तो बट इन फ्यूचर डेफिनेटली पीडब्ल्यूए विल हैव द पोटेंशियल ऑफ कंप्लीटली रिप्लेसिंग द नेटिव ऐप। तो इसके यूज केस वही है जहां पर आप नेटिव ऐप और वेब ऐप दोनों, वेब एप्लीकेशन दोनों के फीचर एंड दोनों चीजें सपोर्ट करना चाहते हो, तो ये काफी अच्छा है। अब पीडब्ल्यूए ऐप है, इसको डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में या फिर एप्पल स्टोर में पब्लिश डायरेक्टली नहीं होता, आपको एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। तो ये पॉसिबल है कि आप इसे पब्लिश भी कर सकते हो, काफी एडवांटेजेस है, बट अभी भी कंप्लीटली नेटिव ऐप को रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम है। फिर देखते हैं माइक्रो फ्रंट एंड। तो जितनी भी लार्ज स्केल बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशन होती हैं, ये आर्किटेक्चर स्टाइल में उसको मॉड्यूलर छोटे छोटे वेब ऐप में, जिसे माइक्रो फ्रंट एंड कहते हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है, कोड बेस है, वो आप सेपरेटली सेपरेटली मैनेज कर सकते हो, उनकी पाइपलाइन भी सेपरेट मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपका कोई पोर्टल है जिसमें एक में न्यूज़ फीड दिखा रहे हो, एक में वेदर दिखा रहे हो, तो वेदर वाला है वो एक सेपरेट माइक्रो फ्रंट एंड आप बना सकते हो, राइट, एंड उसकी डिपेंडेंसी इसमें तो नहीं है, तो आप उसको एज अ सेपरेट माइक्रो फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हो। तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं, लेकिन थोड़ा इसके साथ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है कि आप एक माइक्रो फ्रंट एंड से दूसरे माइक्रो फ्रंट एंड कम्युनिकेट कैसे करोगे, फिर डेटा शेयरिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है एक्सप्लिसिटली, बट फॉर लॉन्गर रन काफ़ी अच्छा है। तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग मॉडल फेडरेशन एंड वेब पैक। तो ये थे 4 मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर टाइप इन फ्रंट एंड वेब आर्किटेक्चर। तो लास्ट डिस्कशन में हमने देखा कि फ्रंट एंड वेब आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आर्किटेक्चर में, और उनके यूज केस क्या है। तो अभी हम बैक एंड आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पॉपुलर बैक एंड आर्किटेक्चर में है मोनोलिथ, माइक्रो सर्विसेज, सोवा, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एंड सर्वलेस आर्किटेक्चर। अब मोनोलिथ आर्किटेक्चर होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो तुम्हारा एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है, बैक एंड है, एज अ सिंगल यूनिट बिल्ड होता है और डिप्लॉय होता है, ठीक है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जो तुम्हारी एप्लीकेशन है वो स्मॉल स्मॉल यूनिट में इंडिपेंडेंट सर्विस में डिवाइड होती है, और हर एक सर्विस का एक स्पेसिफिक पर्पस और फंक्शन होता है, राइट। अब इससे हम अचीव क्या करते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर से, और कहाँ यूज करना चाहिए, राइट। तो जहाँ पर भी तुम्हें स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहाँ पर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बहुत बेनिफिट ऐड करता है। क्या कर सकते हो कि अगर आपको स्मॉल स्मॉल सर्विसेज आपकी जब बनती हैं, तो उसमें से अगर कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल है जिसपे ट्रैफिक ज़्यादा आता है, तो उसको स्केल अप, और नहीं आता तो स्केल डाउन भी कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। इसका यूज केस जो कॉम्प्लेक्स और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर होता है उसमें डेफिनेटली बनता है। फिर है सर्वलेस आर्किटेक्चर। जितने भी हमारे क्लाउड्स हैं जैसे AWS, GCP, अज्योर जो है, ये फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फंक्शन एज अ सर्विस। यहाँ पर क्या होता है कि आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट जो है आपकी, उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, और सर्वर को कैसे मैनेज करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये क्लाउड सर्विसेज देख लेती है अपने आप। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी पॉपुलर भी है ना। फिर है सोवा आर्किटेक्चर। सोवा आर्किटेक्चर क्या है कि ये एक पेरेंट टाइप ही आर्किटेक्चर है जो माइक्रो सर्विस इंप्लीमेंट करता है। माइक्रो सर्विस में कैसा है कि स्मॉल स्मॉल ग्रैनुअल इंडिपेंडेंट सर्विस बनती है, लेकिन यहाँ पर जो सर्विसेज बनती है, वेब सर्विसेज बनती है, जरूरी नहीं कि वो एक सिंगल स्पेसिफिक पर्पस से रिजॉल्व करे। तो हो सकता है कि आपकी एक वेब सर्विस है जो 5-6 फीचर्स एक ही वेब सर्विस में प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो सर्विस इज अ मोर ग्रैनुअल वर्जन ऑफ सोवा। तो ये रिलेशन है दोनों का, ऑलमोस्ट ऐसे समझने में दोनों सेम लगते हैं, लेकिन माइक्रो सर्विस में ये छोटे छोटे मॉड्यूल, बहुत ही स्पेसिफिक मॉड्यूल सर्विसेज बनाते हैं। सोवा में हो सकता है कि एक ही वेब सर्विस हो जो मल्टीपल पर्पस और मल्टीपल फीचर प्रोवाइड कर रही हो, है ना। फिर है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। बहुत सारे सिनारियो ऐसे आते हैं जहां पर हमें असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है ना, तुरंत हमें रेस्पॉन्स का वेट करने की जरूरत नहीं है, और एप्लीकेशन को तब तक हॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, बहुत चैट मैसेंजर ले लो, जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन है, ये इस मॉडल में काफी फिट बैठते हैं। जहां पर अगर आप जैसे अमेजोन में प्रोडक्ट ऐड करते हो, ऐड टू कार्ट इवेंट फॉरवर्ड किया, फिर उसके बाद में तुम क्वांटिटी बढ़ाते हो, तो फिर एक नंबर ऑफ क्वांटिटी का इवेंट फायर किया,
फिर उसके बाद में बुक ऑर्डर फायर किया, पेमेंट का इवेंट फायर किया। तो ऐसे इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन चलता है और इवेंचुअली प्रोसेस फ्लो है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है क्लाउड सर्विसेज। जितने भी कंपनीज हैं, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर वो इन हाउस सर्वर मेंटेन करते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सर्वर खरीदना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, हैंडल करना पड़ता है, बैकअप देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना एक्सपेंसेस ऐड करती है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज यहीं पर ही एक चीप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि भाई मेरे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्वर का, तुम आओ अपना कोड लो, मेरे इसमें डिप्लॉय करो और सर्विसेज यूज करना चालू करो। तो क्लाउड सर्विसेज काफी चीप पड़ती है। जो पॉपुलर है वो है AWS, अजोर और गूगल क्लाउड। ये तीनों ऑलमोस्ट बहुत सारी कॉमन सर्विसेज है जो प्रोवाइड करती है, जैसे कंप्यूट सर्विस, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, AIML, IoT, डेवऑप्स, कंटेनर। तो ये जितनी भी सर्विसेज है ये तीनों प्रोवाइड करती है। लेकिन AWS अकेला ही मार्केट शेयर 33% होल्ड करता है। बट तीनों मेरे हिसाब से काफ़ी स्टेबल है। प्रोडक्शन में बहुत सारे एप्लीकेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं तीनों क्लाउड्स पे। तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप वन ऑफ द क्लाउड पे एक्सपर्टीज पक्का ले लीजिएगा। इफ AWS, अजोर और गूगल क्लाउड तीनों सेम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो हमें कौन सा चुनना चाहिए? तो बेसिकली इट ऑल डिपेंड अपॉन द प्राइसिंग। ऐसे तीनों काफ़ी स्टेबल है। बहुत सारे कंपनी अपनी सर्विसेज इन तीनों क्लाउड में होस्ट करती हैं। अगर आपको कोई चीप डिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है विच इज़ बेटर देन रेस्ट ऑफ द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, तो डेफिनेटली आप वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सिक्योरिटी। तो कोई भी सिस्टम डिज़ाइन में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी हमेशा होती है। तो सिक्योरिटी वेरियस स्टेजेस में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इससे कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है अगर आपकी एप्लीकेशन काफ़ी सिक्योर्ड है तो। ठीक है, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहला है ऑथेंटिकेशन। तो कोई भी यूज़र को अगर वेबसाइट में लॉगिन करना है तो उससे पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है बाय प्रोवाइडिंग यूज़र नेम, पासवर्ड। जो आप पेज देखते हो यूज़र नेम और पासवर्ड और साइन इन करने का, वो एक ऑथेंटिकेशन पेज होता है। बहुत सारे थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हैं, जैसे ओपन आईडी कनेक्ट हो गया, JWT ऑथेंटिकेशन है, ऑक्टा सर्विस प्रोवाइडर है, ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मेक श्योर करता है कि जो यूज़र है उसको सही रोल है, सही परमिशन है टू एक्सेस द रिसोर्सेस। तो अगर एडमिन है तो एडमिन की ही चीज़ें दिखनी चाहिए, अगर कस्टमर है तो कस्टमर का ही परमिशन होना चाहिए और वही चीज़ें दिखनी चाहिए। सो ऑथराइजेशन भी ऑक्टा प्रोवाइडर देता है, OAuth 2.0, तो उससे आप ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर है एनक्रिप्शन। तो जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड करके आप सबमिट दबाते हो, वो सर्वर में जाके वैलिडेट होता है। लेकिन कोई बीच में इंटरसेप्ट करके आपका यूजर नेम और पासवर्ड ना हैक कर ले, इसके लिए आपको एनक्रिप्ट करना पड़ता है और एक टनल के थ्रू सिक्योरली भेजना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो HTTPS प्रोटोकॉल यूज करके हो या फिर TLS/SSL यूज कर सकते हो। तो ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है इसको सिक्योर बनाना बहुत जरूरी होता है, वो पॉसिबल है एनक्रिप्शन से। फिर है फायरवॉल। तो फायरवॉल का काम क्या करता है कि जो अपना नेटवर्क है, अपना इंफ्रा नेटवर्क है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल क्या करता है, कोई भी बाहर की रिक्वेस्ट आने से पहले इंटरसेप्ट करता है, समझता है कि ऑथराइज्ड है, नहीं ऑथराइज्ड है, या कुछ मैलिशियस रिक्वेस्ट है, तो उसके हिसाब से वो फिल्टर आउट करता है और जेन्युइन रिक्वेस्ट को इन करता है। फिर है IDS सिस्टम्स। सो ये सिस्टम क्या करते हैं, ये कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी अगर सिस्टम में हो रही हो वो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसकी भी इंपॉर्टेंस काफ़ी है। फिर है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स। तो ये भी एक टाइप का फायरवॉल है। शुरुआत में जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो वेब लेयर पे ही वो आपका इंटरसेप्ट करता है। और यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी सॉर्ट ऑफ अटैक्स होते हैं, जैसे डीडॉस अटैक्स भी होता है, जहाँ पर कोई भी एक डमी यूजर कंप्यूटर यूज करके एक बार में हजारों लाखों रिक्वेस्ट जनरेट करके सर्वर पे हिट करता है। इससे क्या होता है, सर्वर डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और सर्वर में स्लोनेस भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा और जेन्युइन यूज़र है कि नहीं, तो प्रोग्राम के थ्रू कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा, ये सारी चीज़ें जो वाफ है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, वो टेकन केयर कर लेता है। बेसिकली इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डीडॉस अटैक्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डीडॉस प्रोटेक्शन। तो ऑब्वियसली फायरवॉल्स भी आजकल ये काम करते हैं जहाँ पर ये डीडॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो लग रही है कि ये अनऑथराइज्ड है और सस्पिशियस है और बार बार एक ही IP से जनरेट हो रही है, तो ये फायरवॉल क्या करता है, ऐसी रिक्वेस्ट को वहीं पर ही फिल्टर आउट कर देता है। एनीवेज, ये था सिक्योरिटी के कंसर्न्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब तक हमने देखा सिस्टम डिज़ाइन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं सिस्टम डिज़ाइन के लिए। अब टाइम आ चुका है कि हम पूरा Amazon.com स्क्रैच से डिज़ाइन करें। हाउ टू सिस्टम डिज़ाइन अ ई-कॉमर्स एप्लीकेशन लाइक Amazon.com एंड Flipkart।
तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहला आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमें देखना है कि यूज़र जर्नी में कौन-कौन से फीचर उसको चाहिए। तो पहला फीचर चाहिए कि वो लॉगिन कर सके, फिर चाहिए कि वो प्रोडक्ट को सर्च कर सके, फिर चाहिए कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर सके, फिर चाहिए कि वो ऑर्डर प्लेस कर सके एंड देन वो प्रोडक्ट के रिव्यू भी दे सके। ठीक है? ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती है। फिर आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पर कैप थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जहाँ हमें चूज करना पड़ता है कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, लेटेंसी के बीच में कि हमें क्या क्या चीजें लग सकती है। फिर होता है कैपेसिटी एस्टिमेशन। यहाँ पर हमें देखना है क्वेरी पर सेकंड हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि कितने सर्चेस ऑन एन एवरेज पर सेकंड परफॉर्म किए जाते हैं Amazon.com पे। तो अगर मैं बोलूँ कि एवरेज यूजर 300 मिलियंस हैं जो एवरेज मंथली एक्सेस करते हैं, तो ये डेटा से हमें क्वेरी पर सेकंड कैलकुलेट करना होता है, पहला चीज। फिर कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें कितना स्टोरेज लगेगा ये प्रोडक्ट को स्टोर करने में, एंड स्टोरेज कैपेसिटी हम यहाँ से डिसाइड करेंगे इस फेस में। फिर है डीबी डिज़ाइन। फिर हम डिज़ाइन करेंगे डेटाबेस को, जहाँ पर हम अपना डोमेन डेटा है या फिर ट्रांजैक्शनल डेटा है वो सेव करेंगे। तो यहाँ पर हम डीबी डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर है एपीआई डिज़ाइन। एपीआई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, जहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन जो भी फ्रंट एंड पे हमारे फीचर्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट में लगेंगे, तो उसके लिए हम एपीआईज बनाएंगे। फिर लिखेंगे हम हाई लेवल डिज़ाइन। फिर एकदम से हम एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाएंगे ताकि हम ओवरव्यू देख सकें कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा लगेगा। फिर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो हमारा जो हाई लेवल डिज़ाइन है उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स कौन कौन से हैं और उसे एड्रेस करेंगे और उसे फॉल्ट टॉलरेंट बनाएंगे। फिर है हम स्केल करेंगे हमारा जो डिज़ाइन है हाई लेवल डिज़ाइन उसको मिलियंस और बिलियन यूजर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो इसमें मैंने क्या कहा था, जैसे यूज़र जर्नी है वो हमें यहाँ पर समझनी होगी कि यूज़र्स क्या कर सकता है। पहले सर्च कर सकता है प्रोडक्ट को, नेक्स्ट क्या कर सकता है, नेक्स्ट हमें चाहिए रिकमेंडेशन जो यूज़र को दिखनी चाहिए, सी रिकमेंडेशंस ऑन होम पेज। फिर क्या चाहिए हमें कि यूज़र जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ऑर्डर प्लेस। फिर ऑर्डर का स्टेटस चेक करना, चेक ऑर्डर स्टेटस। फिर क्या चाहिए हमें, जो यूज़र है वो प्रोडक्ट के रिव्यू देख सकता है और लिख सकता है। तो राइट व्यू प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है। और हमें लग सकता है एक ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड और क्या लग सकता है हमें, पेमेंट गेटवे। राइट। तो फंक्शनल हो गई, अब नॉन फंक्शनल देखते हैं। ठीक है। नॉन फंक्शनल से पहले हम ये एक अजम्पशन मेक कर लेते हैं कि एक अजम्पशन पहले मेक कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है कि कैटेगरीज और प्रोडक्ट का जो इन्वेंट्री का डेटा है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। तो जब भी आप कभी सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यू में भी बैठोगे, आपको 1 घंटा दिया जाएगा, राइट? तो आपको वो क्लैरिफाई करवा लेना है कि आपको अजम्पशन, ऑथेंटिकेशन या गेटवे सर्विस या फिर प्रोडक्ट का डीबी इन्फॉर्मेशन सारा प्रोवाइडेड है कि नहीं। तो वो आप इंटरव्यूअर से क्लैरिफाई भी करवा सकते हो। तो अब आप जाते हैं अपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला था कि जो कैप थ्योरम है उसमें हमें चुनना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी चाहिए कि हाईली कंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए। ट्रांजैक्शन भी यहाँ इन्वॉल्व है और यूज़र जब पेमेंट करता है तो उसको ऑर्डर कंफर्मेशन भी चाहिए। फिर वो ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकता है, रिसेंट जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया है, और वो इवेंचुअली जो नया ऑर्डर है उसको ट्रैक भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमें सिस्टम थोड़ा कंसिस्टेंट चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाईली कंसिस्टेंट। फिर दूसरा, हमें सर्चेस प्रोडक्ट करनी पड़ती हैं और उसके बाद रिकमेंडेशन भी जल्दी लोड होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि लेटेंसी है वो थोड़ी कम रहे, तो लो लेटेंसी, है ना। तो ये हमारी हो गई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई, असम्पशन हमने ले लिया था। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। नेक्स्ट आता है अपना कैपेसिटी एस्टिमेशन। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्वेरी पर सेकेंड एंड फिर आइडेंटिफाई करना है स्टोरेज। ठीक है। तो क्यूपीएस में सबसे पहले हम डेटा समझते हैं कि क्वेरी पर सेकेंड कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो डेटा में 300 मिलियंस यूज़र ऑन एन एवरेज एक्सेस करते हैं पोर्टल, और मंथली वो बेस पे हर एक यूज़र एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट सर्च करता है। तो एवरी यूज़र ऑन एन एवरेज सर्च फॉर 10 प्रोडक्ट्स पर मंथ। अब अब हम कैलकुलेट करेंगे क्यूपीएस। अब कितना हुआ, 300 मिलियन ना, 300 इंटू
जो मैंने शीट दिखाई थी आपको प्रीवियस इसमें, जहाँ डेटा कन्वर्शन कैसे करना है, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मिलियंस मतलब 10⁻⁶ इंटू सारे जो 300 मिलियन यूजर्स हैं वो 10 प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो इंटू 10। तो ये हमारी हो गई क्वेरीज, इतनी क्वेरीज आती हैं। और पर मंथ है ना, तो मंथ में कितना 30 डेज होता है, 24 आवर्स होते हैं, फिर 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये हमारा हुआ क्वेरी पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा और डिवाइड करते हैं। 300 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁹ क्वेरी डिवाइडेड बाई 30 इंटू, अब 24 इंटू 60 इंटू 60 कुछ अराउंड आई थिंक 86,000 या 84,000 होता है। हमने इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 1 लाख तक, ताकि हमें डिवीजन करने में आसानी हो। सिस्टम इंटरव्यू में आपको 1 घंटा मिलता है, आप डिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करके हम 10⁻⁵ लिख देते हैं, 10⁻⁵, ठीक है, सेकेंड्स। तो जो भी नियरेस्ट वैल्यू थी मैंने उसके साथ राउंड ऑफ कर दिया है, तो 86,000 को मैंने 1 लाख से राउंड ऑफ कर दिया है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया ऑलमोस्ट 1000 या 1000 क्वेरी पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें मिल गया QPS। अब यहाँ पर QPS हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज स्टोरेज। तो अजम्पशन करते हैं कि 10 मिलियंस प्रोडक्ट हैं इन्वेंट्री में, और ईच प्रोडक्ट का साइज ऑन एन एवरेज है 5 MB, साइज इज 5 MB। अब इसे कितना स्टोरेज लगेगा इतने प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए देखते हैं। तो 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 5 MB ना, तो 5 MB को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁶। तो मैंने एक डेटा कन्वर्शन शीट आपको बताई थी, तो वो हमेशा आप मेमोराइज कर लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। MB का जो 10⁻⁶ है, ये एक अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ वैल्यू देता है, तो मैं कैलकुलेशन में एग्जैक्ट वैल्यू 1024 डालने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो ये कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 5 हो गया 50 इंटू 10⁻12, तो विच कम्स टू 50 TB। तो 10⁻12 वो होता है TB। तो 50 TB हमें मिलेगा कि इतने स्टोरेज में हम ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना DB डिज़ाइन, ठीक है, इसको स्टोरेज लिख देता हूँ, स्टोरेज। नेक्स्ट है DB डिज़ाइन। अब DB डिज़ाइन में सबसे पहले हमें क्या लगेगा, यूज़र टेबल। यूज़र टेबल, फिर क्या लगेगा अपने को, एड्रेस टेबल, है ना। फिर क्या लगेगा अपने को, प्रोडक्ट टेबल। फिर लगेगा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऑर्डर टेबल। फिर रिव्यू रखने के लिए एक और टेबल। तो ये 5 टेबल हमें लगेंगे मिनिमम। तो एक काम करते हैं, इसका स्कीमा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो पहला है यूज़र DB। तो यहाँ पर हम एक टेबल पहले बना लेते हैं। यस। तो पहला हम लेंगे यूज़र ID, जिसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और जो रहेगा अपना प्राइमरी की। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें स्टोर करना होगा पासवर्ड स्ट्रिंग। फिर हमें चाहिए फर्स्ट नेम स्ट्रिंग। फिर इंसर्ट रो बिलो लास्ट नेम स्ट्रिंग। फिर चाहिए हमें फिर क्या लग सकता है हमें, ईमेल एड्रेस, ये भी स्ट्रिंग टाइप का। फिर चाहिए हमें लास्ट लॉगिन, इंसर्ट बिलो लास्ट लॉगिन। ये होगा डेट टाइम स्टैम्प, डेट टाइम स्टैम्प, ठीक है। फिर और क्या चाहिए हमें, यूज़र का क्रिएशन डेट, क्रिएशन डेट, ये भी डेट टाइम स्टैम्प ही होगा, ठीक है। अब ये बन गया हमारा यूज़र DB। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एड्रेस, एड्रेस टेबल। तो एड्रेस टेबल के स्कीमा में हमें क्या क्या लग सकता है, पहले एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ मिनिमम रो के साथ में। तो एड्रेस टेबल में हमें सबसे पहले एड्रेस ID लिखनी पड़ेगी, जो कि हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है।
फिर होगा यूज़र आईडी, जो कि हमारी स्ट्रिंग के साथ में फॉरेन की होगी, है ना, क्योंकि ये यूज़र आईडी जो है वो इसकी की है, तो जब इस टेबल में आएगी ये फॉरेन की बन जाएगी। फिर एड्रेस लाइन, फर्स्ट स्ट्रिंग एड्रेस लाइन टू स्ट्रिंग, फिर क्या चाहिए हमें, सिटी स्ट्रिंग, और हमें क्या चाहिए, कंट्री स्ट्रिंग, और जिप कोड भूल गया मैं, यहाँ ऐड करते हैं जिप कोड, जिप कोड नंबर, ठीक है। ये बन गया अपना एड्रेस टेबल। अब नेक्स्ट टेबल हमारा क्या था, प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्यों यूज़र डीबी और एड्रेस टेबल को ऐसे एसक्यूएल स्ट्रक्चर में बनाया है, क्योंकि ये जो यूज़र डीबी और एड्रेस का टेबल का डेटा है ये काफ़ी स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन हर प्रोडक्ट के साथ बदलती है, तो मैं इसके लिए नो सिक्वल डेटाबेस यूज़ करना चाहूँगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डीबी, ठीक है, जो कि हमारा नो सिक्वल डेटाबेस रहेगा, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस जैसे मोंगो कंसिडर करते हैं। तो अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, जो कि होगी हमारी 1 2 3 4। फिर लेते हैं कैटेगरी, कैटेगरी होगी जैसे क्लोथिंग, ठीक है। फिर आइटम क्या होगा, ये शर्ट, है ना, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यू इन द सेंस प्राइस, प्राइस होगी इसकी 100 रुपये। फिर इसका कलर होगा रेड, साइज़ क्या होगा, मीडियम, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक डॉक्यूमेंट रेडी, एक रिकॉर्ड रेडी। अब वैसे ही हो सकता है दूसरी कैटेगरी भी हो, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी हम लेते हैं, पहले तो यूनिक आईडी दे देते हैं 546 फर्नीचर की, ठीक है। अब फर्नीचर का रिकॉर्ड ऐड करते हैं। फर्नीचर के लिए आइटम है टेबल, प्राइस है 5,000 रुपये, और कलर को रेड रखते हैं, और यहाँ पर लेंथ आ जाएगा। देखिए इसलिए ये नो सीक्वल में मैंने डाला है, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो सेम नहीं है, तो टेबल कॉलम बनेंगे ही नहीं। तो इसीलिए अच्छा है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में डेटाबेस यूज़ किया जाए। तो लेंथ ले लो 5 मीटर, ठीक है, और हाइट ले लो 2 मीटर, राइट। तो ये अपना बन गया प्रोडक्ट डीबी। नेक्स्ट है ऑर्डर डीबी, ये भी नो सीक्वल ही रहेगा, क्योंकि इसमें आइटम और ऑर्डर है, मल्टीपल आइटम्स होंगे एक ऑर्डर के अंदर पे, तो नो सीक्वल ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सबसे पहले हमें लगेगा ऑर्डर आईडी, फिर इसको पहले जेसन में डाल देते हैं, ऑर्डर आईडी ले लेते हैं 1 2 3 4। फिर क्या लगेगा हमें, यूज़र आईडी जिसने ऑर्डर किया है, फिर लगेगा एड्रेस जो भी उसने सेलेक्ट किया है, फिर उसके बाद में आइटम्स आएंगे, क्योंकि आइटम्स का तो आरे होगा, तो इसको आरे फॉर्मेट में लिख देंगे। तो पहला होगा प्रोडक्ट आईडी 1, ठीक है, और क्वांटिटी ऑर्डर की है इसकी 3। फिर वैसे ही होगा एक और प्रोडक्ट, जो कि हम अभी फ़िलहाल 2 करके मार्क कर देंगे, 2, और उसकी क्वांटिटी ऑर्डर की है एक ही। अब और आइटम क्या लग सकता है, टोटल प्राइस 450, और करेंसी किस करेंसी में पे किया है, INR ले लेते हैं, ओके। तो ये हो गया अपना ऑर्डर डीबी तैयार। फिर नेक्स्ट है रिव्यू डीबी, जहाँ पर हम रिव्यू को स्टोर करेंगे। अब रिव्यू में क्या होता है कि आप पिक्चर्स और वीडियो भी उस आइटम का अपलोड कर सकते हो, तो काफ़ी सॉर्ट ऑफ डेटा इसके अंदर पे है। नो सीक्वल मैं रेकमेंड करूँगा, और नो सीक्वल के साथ में जो इमेजेस है वो कहीं आप S3 बकेट या कहीं पर भी स्टोर करोगे, उसका यूआरएल आप अपने डेटाबेस में एम्बेड करोगे, तो इसीलिए मेरे ख्याल से नो सीक्वल ज़्यादा बेटर रहेगा। और इमेजेस भी सिंगल नहीं होगी, हो सकता है मल्टीपल इमेजेस अपलोड करेगा वो, है ना। तो आई थिंक सबसे बेटर इसके लिए नो सीक्वल रहेगा। तो ये दिखेगा कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सेम अपना डॉक्यूमेंट डीबी स्टाइल ले लो, तो रिव्यू आईडी जो कि हमेशा हम बनाते हैं, ठीक है। फिर बनाएंगे हम रेटिंग्स कितनी दी है उसने, फिर बनाएंगे हम डिस्क्रिप्शन, क्या बोल रहा है वो, जैसे गुड प्रोडक्ट बोल दिया उसने हमारे प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स जो भी वो अपलोड करेगा ना,
तो ये होगा मल्टीपल अटैचमेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अटैचमेंट आईडी और उसका यूआरएल। अब वापस से अटैचमेंट और अटैचमेंट, मल्टीपल अटैचमेंट्स हैं तो उसका यूआरएल। तो ये बन गया अपना रिव्यू का डेटाबेस। अब हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख ली, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देख ली, अजम्पशन भी समझ लिया, कैपेसिटी एस्टिमेशन कर लिया, डीबी भी डिज़ाइन कर दिया। अब टाइम आ चुका है एपीआई डिज़ाइन करने का। अब करते हैं एपीआई डिज़ाइन। एपीआई डिज़ाइन, यहाँ पर हमें एपीआई कॉन्ट्रैक्ट लिखने होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले गेट रिकमेंडेशन से हमें रिकमेंडेशन होम पेज पे दिखाना है। तो इसके अंदर पे हमें क्या चाहिए होगा, यूज़र आईडी का ही एक रिक्वेस्ट पैरामीटर चाहिए होगा और ये गेट रिक्वेस्ट होगी। इसका काम होगा रिटर्न 50 टॉप 50 रिकमेंडेशन। फिर हमें क्या चाहिए होगा, सर्च करना होगा कोई प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट का स्ट्रिंग एंटर करेगा ऑन यूज़र आईडी। तो ये क्या करेगा, रिटर्न मैच लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये भी एक गेट ही होगा क्योंकि हम रिसोर्स गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट लगेगा हमें ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में हमें लगेगा यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी जिसको ऐड करना है, फिर कितनी क्वांटिटी उसने सेलेक्ट की है और अमाउंट। तो ये ऐड हुआ कि नहीं, सिर्फ बूलियन रिटर्न करेगा, रिटर्न ट्रू और फॉल्स बूलियन। ये भी ऐड टू कार्ट पोस्ट कॉल होगा क्योंकि हम डेटाबेस को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। फिर चौथा लगेगा हमें प्लेस ऑर्डर, है ना, क्योंकि ऑर्डर भी तो प्लेस करना होगा हमें ऐड टू कार्ट करने के बाद। इसमें लगेगा यूज़र आईडी, फिर ऑर्डर आईडी जो कि हम पहले जनरेट कर लेंगे, फिर एड्रेस आईडी जहाँ पर उसको डालना है, और पेमेंट स्टेटस। ये क्या करेगा, ये भी पोस्ट करेगा और इसका रिटर्न होगा कि ऑर्डर प्लेस हुआ कि नहीं, तो बूलियन। ठीक है। अब क्या बचता है हमारा, अब ऑर्डर का स्टेटस चेक करना होगा। तो चेक ऑर्डर, ऑर्डर आईडी चेक करना है, तो ये भी हमारा गेट कॉल होगा। अब यहाँ पर रिटर्न करेगा ऑर्डर स्टेटस। ठीक है। इसके अलावा एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाएंगे जहाँ पर ऑथेंटिकेट यूज़र, जहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड लेंगे और ये पोस्ट होगा और हम रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स। तो ये हो गई अपनी एपीआई। अब टाइम आ चुका है कि हम हाई लेवल डिज़ाइनिंग पे ध्यान दें। ठीक है, चलिए मैं आपको draw.io पे लेके चलता हूँ। तो एपीआई हमारी बन चुकी है। अब इसे देखते हैं, गेट रिकमेंडेशन, सर्च, ऐड टू कार्ट, प्लेस ऑर्डर, चेक ऑर्डर और ऑथेंटिकेट यूज़र। चलिए बनाते हैं हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का। तो सबसे पहले सर्च करते हैं एक्टर हम ले लेंगे। ये क्या करेगा, सबसे पहले एक सर्विस इन्वोक करेगा, सर्च सर्विस। ठीक है। फिर ये सर्विस है, ये डीबी से डेटा लाएगी जिसको कहेंगे हम प्रोडक्ट डीबी। प्रोडक्ट सर्च यहीं से होगा। फिर एट द सेम टाइम ये क्या करेगा, एक और डीबी यूज़ करेगा जहाँ पर हम सर्च हिस्ट्री मेंटेन करेंगे, हिस्ट्री डीबी, जो अपना रिकमेंडेशन बिल्ड करने के काम आएगी। तो अब रिकमेंडेशन सर्विस बनाएंगे यहाँ, रिकमेंड सर्विस। अब ये क्या करेगी, ये भी एक डीबी यूज़ करेगी, रिकमेंडेशन डीबी। लेकिन यहाँ डेटा आने के लिए अपने को प्रोडक्ट डीबी और सर्च हिस्ट्री स्कैन करनी पड़ेगी। तो एक बैच जॉब लगेगा जिसका काम होगा प्रोडक्ट डीबी और सर्च हिस्ट्री रीड करना और डेटा रिकमेंड डीबी पे डालना। तो यहाँ से डेटा लेगा और रिकमेंड बनाएगा अपनी। अब ये रिकमेंडेशन बनाएगा, थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट सर्विस है अपनी ऐड टू कार्ट सर्विस। ऐड टू कार्ट सर्विस जो रीड करेगी ऐड टू कार्ट डीबी। फिर अपनी एक और सर्विस है ऑर्डर सर्विस और एक और सर्विस है रिव्यू सर्विस। तो प्लेस ऑर्डर सर्विस
जो कि रीड करेगी ऑर्डर डीबी और ऐड टू कार्ट, सॉरी ऐड टू कार्ट नहीं, यहाँ पर है रिव्यू सर्विस। रिव्यू सर्विस जो रिव्यू राइट और ऐड करने में मदद करेगी अपनी। तो ये जाएगा रिव्यू डेटाबेस। ये बन गया अपना एक बेसिक डायग्राम। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डीबी सर्च करने के लिए हम यहाँ पर एक इलास्टिक सर्च इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो सर्च हो वो बहुत क्विक हो, टेक्स्ट बेस्ड, और सारी जो प्रोडक्ट आईडीज़ हो यहाँ इंडेक्स रहे। ठीक है। अब यहाँ पर भी सर्च हिस्ट्री को सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ढूंढते हैं। तो असिंक्रोनस मैकेनिज्म यहाँ पर हम रैबिट एमक्यू नहीं तो काफका डालेंगे, है ना, जो यहाँ पर पुश करेगा। हो गया। अब सर्च करेगा, इलास्टिक सर्च से डेटा आएगा क्विक, एंड यहाँ पर वो सर्च हिस्ट्री डीबी बैच जॉब में चले जाएगा, रिकमेंडेशन बिल्ड करेगा, तो रिकमेंडेशन सर्विस यहाँ पर अपना रिटर्न कर देगा होम पेज पे। फिर ऐड टू कार्ट कर सकता है यूज़र, है ना, प्लेस ऑर्डर हो सकता है ऐड टू कार्ट से, तो यहाँ से यहाँ एक एरो जाना चाहिए ऐसे। और रिकमेंडेशन से भी एक्चुअली प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं और प्लेस ऑर्डर कर सकता है, तो यहाँ से भी एक जाएगा। रिव्यू सर्विस कॉल करेगा अपना एक्टर, जहाँ पर उसको रिव्यू देखना और ऐड करना होगा, राइट। रिकमेंडेशन है उसको कैश कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वो लोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ कैश ही डाल देंगे, यहाँ पर कैश रहना चाहिए। फिर हम जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उसके रिव्यू को कैश कर सकते हैं। फिर ऐड टू कार्ट को कैश कर सकते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली, अच्छा नहीं, ये तो पोस्ट है, पोस्ट नहीं। तो बस इतना काफ़ी है। एंड अब क्या करेंगे, जो ऑर्डर डीबी है इसको 1 साल के पुराने वाले रिकॉर्ड को आर्काइव करना होगा। तो आर्काइव, क्योंकि उतना डेटा कोई एक्सेस नहीं करेगा फ्रीक्वेंटली, तो यहाँ पर एक आर्काइव ड्राइव बना देते हैं। और आर्काइव ड्राइव से अगर डेटा डिलीट करना हो तो एक कस्टमर डेटा रिटेंशन पॉलिसी सेट कर सकते हैं। ये हो गया अपना आर्काइव। सिमिलरली आई थिंक सर्च हिस्ट्री रिकमेंडेशन डीबी को भी एक आर्काइव की ज़रूरत है, ठीक है, जो हम आर्काइव करेंगे एक और जगह आर्काइव कर देंगे। यहाँ पर रिकमेंडेशन भी हमें, मतलब साल भर का डेटा काफ़ी है। आई थिंक आर्काइवल भी हो गया है। अब हमें देखना है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है अपने इसमें। तो यहाँ पर हमें एक लोड बैलेंसर रखना होगा, ताकि जब यूज़र्स बढ़ जाएँ तो प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए। लोड बैलेंसर इधर एक चाहिए अपने को, है ना, जो सब कुछ मैनेज करे। और इसको भी लोड बैलेंसर में डाल देते हैं। सॉरी, रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर से जाएगी। ये सर्विस जो है, जब ज़्यादा यूज़र्स एक्सेस करेंगे तो इसको ना स्केल करना ज़रूरी है। तो इसकी कुछ कॉपीज़ इंस्टेंसेस बढ़ा देंगे हम, ऐड टू कार्ट की ज़रूरत नहीं है। प्लेस ऑर्डर की भी सर्विसेज के हम बढ़ा देंगे, ताकि फॉल्ट टॉलरेंट बना रहे। फॉल्ट टॉलरेंट के लिए मिनिमम एक बैकअप चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको स्केल कर दिया। जो प्रोडक्ट डीबी है इसको भी बहुत लोग एक्सेस करेंगे, तो इसको भी हम, और ये रीड हैवी होता है, यहाँ पर रीड ज़्यादा होगा, तो हम इसको मास्टर स्लेव अप्रोच में कर देते हैं, जहाँ पर रीड जो है वो प्रोडक्ट मेन रहेगा, जो रीड और राइट करेगा, और जो स्लेव्स हैं वो सिर्फ रीड करेंगे, है ना। तो ये ऐसे डाल देते हैं, इसको स्केल हो गया। अब सिमिलरली रिकमेंड डीबी को भी, नहीं, रिकमेंड का ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है तो इसको हम लो इंस्टेंस में रख सकते हैं। सेम ऑर्डर डीबी को स्केल करते हैं, रिव्यू डीबी को स्केल करते हैं, ऐड टू कार्ट को स्केल करते हैं। ये हमने स्केल किया फॉर मिलियन और बिलियंस यूज़र्स। अब यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन सर्विस और पेमेंट गेटवे सर्विस नहीं बनाई है, चलो उसे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बनाएगा, सबसे पहले एक ऑथ सर्विस बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ही होता है यूज़र का, फिर ये रिस्पॉन्स वापस यहीं चली जाएगा, है ना। तो ये वैलिडेट होगा, फिर उसके बाद सर्विसेज कॉल होंगी। अब प्लेस ऑर्डर पेमेंट गेटवे को कॉल करेगा, और पेमेंट सक्सेस है कि फेलियर, उसके बेस में ऑर्डर डीबी अपडेट होगा। तो प्लेस ऑर्डर से हम क्या, कौन सी सर्विस कॉल करेंगे, एक और सर्विस आएगी, वो है पेमेंट सर्विस। तो इस सर्विस का काम है ट्रांजैक्शन करना, और बैंक अकाउंट से जो भी बैलेंस आपका बिल बनता है वो डिटेक्ट करके अपडेट करना,
ठीक है, जैसे ही ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, उसके बेस में ऑर्डर डीबी अपडेट हो जाता है। तो ऑथ सर्विस और पेमेंट सर्विस को अब स्केल करने का टाइम आ चुका है। तो इसको भी हम स्केल कर देंगे, इसके भी मल्टीपल इंस्टेंस बना देंगे ताकि लोड बैलेंस हो जाए और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी एड्रेस हो जाए। तो आई थिंक दैट्स इट गाइस। आई थिंक हमने सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हाई लेवल डिज़ाइन में लगती है वो हमने यहाँ पर एड्रेस कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम Amazon.com को डिज़ाइन करेंगे। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भेज सकते हैं। थैंक यू।